इधर ही आना जरूरी। हाँ, इस तरफ आना। अब क्या करना? हाँ, आते जा रहे हैं लोग, बहुत बहुत काफ़ी लोग आएंगे। तो उन्होंने कहा था ये आते जाएंगे ना, इसकी परवाह मत कीजिएगा, वो आपको कोई हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कपूर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। और जैसे कि सब जानते हैं कि मैं से बड़ा डरता था और डरता हूँ अब भी। तो स्टेज फ्राइट मुझ में बहुत होती है। तो आज इस मोमेंट के लिए, सबके सामने आने के लिए मेरी वही दशा हो रही थी जैसे किसी नाटक में विंग में खड़े होकर अपनी एंट्री का इंतज़ार करता हूँ। तो उतना ही नर्वस हूँ और उतना ही कॉन्शियस हूँ, सेल्फ कॉन्शियस हूँ। बहरहाल अभी एक बात तो ये लॉकडाउन ने एक क्या कि इतने सारे आउटलेट निकाल दिए हैं लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो कि छटपटा रहे हैं कुछ कहने के लिए, कुछ दिखाने के लिए। क्योंकि हम जितने लोग हैं सबके सब एग्जिबिशनिस्ट हैं, प्रदर्शनकारी हैं। हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं। तो जिधर देखो वो कविता याद आती है, केलिन में कूलन में कुंजन में कशारन में, कि हर तरफ जो है इस वक्त ड्रामे की क्लासेस की, ड्रामा क्लासेस की, स्पीच की, डिज़ाइनिंग की, डायरेक्शन की इस वक्त बाहर आई, हर तरफ मैं ये देख रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई मुझसे भी कहा गया, गीतांजलि जो है मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये दूसरा सेशन है उनके लिए। पहला सेशन ग्वालियर में उन्होंने अपने जो रंगकर्मी दोस्त हैं उनके लिए किया था। उसमें बहुत सीनियर्स भी लोग हैं, जिन मेरे पुराने, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कभी भेंट नहीं हुई, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे भेंट भी हुई थी, लेकिन इसके माध्यम से हम लोग बहुत अरसे के बाद रूबरू हो सके एक दूसरे के। तो उसका मैं बहुत ही आभारी हूँ। उसने मुझको बहुत इनकरेज किया और ज़िद की कि नहीं आपको आना चाहिए, वरना मैं थोड़ा सा ख़ासतौर पे कैमरे के सामने पर शाई हूँ। और तो जैसे मैंने कहा बहुत सेल्फ कॉन्शियस हूँ। लेकिन कुछ शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि अगर आप लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं, मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं निर्देशन के बारे में कुछ बोलूँगा, जो कि मेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड है, तो मैं सोचता हूँ कि उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लोग इतना बोल रहे हैं, मैंने बताया ना, स्पीच पर, डिक्शन पर, डायरेक्शन पर सब हो रही, तो मैं उसमें क्या क्या बोलूँगा। अब क्या मतलब मैं ये बोलूँ भाई स्टानिस्लावस्की ने ये कहा था, या मायरहोल्ड ने ये कहा था, या ग्रोटोव्स्की ने ये कहा था, या ब्रेख्त ने ये कहा था। तो ये सब मुझे, क्योंकि मैं कभी टीचर नहीं रहा और टीचर मानता भी नहीं अपने आप को। इनफैक्ट मैं अपने आप को डायरेक्टर भी नहीं मानता। मैं अपने आप को हमेशा कहता हूँ सिलेक्टर हूँ। जब मेरे एक्टर मेरे सामने कुछ करते हैं तो मैं अपने एक्टर से ये कभी नहीं कहता हूँ कि ऐसा करो वैसा करो। और एक शब्द जिसको कहते हैं ब्लॉकिंग, उससे मुझे बहुत बुरा लगता है। उस शब्द से मुझे बहुत एतराज़ है। क्योंकि ब्लॉक मतलब ऐसा लगता है जैसे आपने किसी को ब्लॉक कर दिया, कैद में डाल दिया। मैं इसका उल्टा करता हूँ। मैं अपने अभिनेताओं को फ्रीडम देता हूँ और मैं कहता हूँ आपकी जो मर्जी कीजिए, और जो मुझे अच्छा लगेगा और मैं चाहूँगा कि इसको रिटेन करना चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा और मैं कह दूँगा हाँ ये कीजिए। तो एक्चुअली क्रिएट एक्टर ही करता है। मेरा काम निर्देशक के तौर पर मैंने बहुत सीमित रखा है कि मैं उसमें जो उनका बेस्ट है उसको सिलेक्ट करूं, और जो मेरे विजन में, मेरे जो विचार हैं उनसे मेल नहीं खाता है तो मैं उनको कह देता हूं कि नहीं कुछ और कीजिए। तो ये रिलेशनशिप मेरी साथ बहुत अच्छी चली अभी तक। तो इस वक्त जो मैं है निर्देशन के बजाय नाटक के है, मैं खुद अपने आप में जो मेरे जीवन का नाटक है मैं उससे शुरू करना चाहता हूँ। मेरे नाटक में मेरे जीवन के या इस धरती पर मेरा जो पहली मेरी एंट्री थी वो मेरी माँ की वजह से थी।
तो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, अपनी माँ की वजह से, अपने माँ के बारे में। मेरी माँ की पैदाइश मिदनापुर में हुई थी, जो अब बांग्लादेश में है। और जैसे कि आप समझ सकते हैं, वैसे बांग्ला उनकी मातृभाषा थी। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे नाना नानी या उनके माता पिता उनके बचपन में ही गुजर गए थे। तो एक मुस्लिम फैमिली ने उनको एक तरह से अडॉप्ट कर लिया, और वहाँ वो उनकी 2 पहले से बेटियाँ थीं, तो ये तीसरी बेटी बन गई सबसे छोटी, और वहीं रहने लगे। और उनका संगीत से बहुत जुड़ाव था, तो इनको संगीत भी सिखाने लगे बाकायदा। इनको जब उनकी उम्र हुई तो इनको किराने घराने का शागिर्द बनाया गया, और उन्होंने बहुत अच्छा सीखा। और लेटर लाइफ में मुझे भी सिखाने की कोशिश की। बहुत कमाल था उनका कि वो कोई भी बर्तन रखा होता था, चाहे ग्लास या पतीला, उस पर एक चम्मच मारती थी, और जो ध्वनि निकलती थी तो मेरी माँ मुझसे बोलती थी, इसको सा मान लो और गाओ। मैं कोशिश की मैंने, तो एक बात तो बहुत अच्छी हुई कि उनके संगीत के बैकग्राउंड की वजह से मैं राग रागनियों से काफ़ी परिचित हो गया। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जो फिल्म इंडस्ट्री में मेरा पहला पदार्पण हुआ, तो वो म्यूज़िक एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट था। फिल्म थी आधारशिला, उसके गाने आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो देखिएगा, वो मेरा पहला प्रयास था। खैर, तो अब मैं वापस लौट के आता हूँ अपनी मदर पे। तो मेरी मदर ने अरबिक सीखी, फ़ारसी सीखी, उर्दू सीखी, संगीत सीखा अपने उसी लड़कपन में, बचपन में। और बाद में उनको नागपुर में बोर्डिंग में डाला गया। नागपुर आने के बाद उन्होंने मराठी सीखी। तो मेरी मदर को बड़ा नैक था हर भाषाओं का, और वो इतनी धारा प्रवाह मराठी बोलती थी कि जो भी दूसरा व्यक्ति होता था वो उनको मानने के तैयार नहीं होता था कि ये नॉन महाराष्ट्रीयन है। और उनकी भाषा का ये सब शौक जो था वो बहुत आगे तक कायम रहा, मैं आपको बताता जाऊंगा। तो खैर, तो इसी दौरान इनके जो जो फॉस्टर पेरेंट्स थे एक तरह से, तो उसमें लतीफ़ ज़ैदी साहब थे, वो टीकमगढ़ महाराज के यहाँ नौकरी करते थे। तो नागपुर से एक बार वो टीकमगढ़ महाराज की जो बेटी थी सुधा, वो इनकी हम उम्र थी मेरी मदर की। दोनों बहुत ही वो थी उन्मुक्त स्वभाव की, एडवेंचरस, और वो लोग, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और वो घुड़सवारी करती थी, राइफल चलाती थी, शिकार करती थी। मेरी माँ ने एक बार तेंदुए का शिकार भी किया। तो ये उस तरह की महिला रही मेरी माँ। इधर मैं अब अपने पिता के बारे में बताऊं। मेरे पिता लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में एक कस्बा है जो अब बहुत बड़ा शहर बन चुका है, उसका नाम था भेरा। तो मेरे फादर की पैदाइश भेरा की है, जो अब पाकिस्तान में है। और उनके फादर जो थे, यानी मेरे दादा, वो कर्नल थे, डॉक्टर कृपाराम कपूर, और वो आर्य समाजी थे। और वो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बाहर लड़ने भी गए तो उन्होंने कभी मांस मछली नहीं खाई, बहुत ही उस तरह के व्यक्ति थे वो। लेकिन मेरे फादर इससे बिल्कुल उल्टे थे। तो मेरे फादर 2 भाई, उनसे बड़े भाई थे बलराज कपूर, ये थे मदन लाल कपूर, और हमारी एक ही बुआ थी दोनों के बीच में, उनका नाम था लीलावती खन्ना। उनके बारे में इतना बता दूं कि लीलावती, मेरी बुआ की शादी हुई थी, उनकी औलाद कोई नहीं थी। तो एक बार उन्होंने मुझे गोद लेने की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया, क्योंकि मैं अकेला था उस वक्त और वो नहीं जाने देना चाहती थी। तो बाद में उन्होंने अपने देवर के बेटे को गोद ले लिया, उसको अपना बेटा बना लिया, और वो देवर का बेटा था जतिन खन्ना, जो बाद में राजेश खन्ना के नाम से जाना गया। तो एक तरह से हम बहुत ही करीबी कजिन्स थे। लेकिन मैं कभी उनसे मिलने नहीं गया जब बॉम्बे में आ गया। और मैंने सोचा कि मैं जब कुछ बन जाऊंगा तब मिलूंगा उनसे, ऐसा ना हो ये समझेंगे कि मैं काम मांगने आ गया। हालांकि अगर ऐसे भी होता तो भी वो मुझे काम देते, क्योंकि इतने क्लोज थे हम बुआ के और उन सब के। बहरहाल, अब मैं कट करके आपको वापस फिर अपने फादर के उसमें ले जाता हूँ। तो मेरे फादर यूज्ड टू बी ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। मेरे ताया की उनकी पट्टी नहीं थी, तो लाहौर में पहले साथ साथ रहते थे, लेकिन जब उनकी बनी नहीं तो उन्होंने अपने फादर से मेरे दादा से कहा, भाई मुझको तो अलग घर लेना है, ताया जी ने कहा। तो खैर उन्होंने दोनों को अलग अलग कर दिया, और दोनों को पर मंथ पैसे भेजे जाता था। बहुत अच्छा ज़माना था, सस्ता ज़माना था। लेकिन मेरे फादर अलग रहते थे,
तो उनके दोस्त जो लोग थे वो सब शराबी कबाबी किस्म के लोग थे, लेकिन उनके घर में हमेशा खानसामा रहा, खाना पकता रहता था। तो मेरे फादर ने एक बार बताया कि जब तक मैं लाहौर में पढ़ता रहा, मैं कभी किसी दिन भरपेट मैंने रातों खाना नहीं खाया, क्योंकि उनके इस कदर इतने सारे दोस्त थे जो मुफ्त खोरे होते हैं, इस तरह के हैंगर्स ऑन, तो वो आ जाते थे और इनका जब तक खाना ना टाइम होता था तो इनके लिए कुछ नहीं बचता था। खैर, लेकिन था मेरे फादर ने बीए किया, ग्रेजुएशन किया, बहुत ही ज़हीन थे वो, लेकिन अच्छे स्टूडेंट कभी नहीं रहे। फिर लॉ किया, वेटरनरी किया, वो एक जगह टिकने वाले नहीं थे। उनका एक अलग ही, वो भी बहुत ही घुमक्कड़ और खाना बदोशी ज़िंदगी जीने के आदी थे। उनके पास घोड़ा होता था, अपना खानसामा होता था और एक टेंट होता था, और एक दो दोस्त होते थे। तो वो कभी कश्मीर, कभी पूरा इलाका जो है सब उन्होंने देखा हुआ है, जो खूबसूरत इलाके थे। और जब 65 की वॉर हुई तो अखबार में वो देख देख के बताते थे, ये देखो यहाँ ऐसा यहाँ था और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, यहाँ इंडियन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, हमारी सेना को ये करना चाहिए। वो पूरे इतना उन्होंने छाना हुआ था ये सब। तो इसी दौरान उनकी मुलाकात किसी ऐसे आदमी से हुई जिन्होंने उनको थिएटर का शौक़ लगा दिया। तो मेरे फादर ने एक नाटक कंपनी बना डाली लाहौर में रहते हुए, और वो नाटक कंपनी पारसी थिएटर कंपनी थी। उसमें बहुत से कलाकार लिए उन्होंने कंपनी शुरू कर दी, कभी इस शहर कभी उस शहर। इस बीच में जो हिंदुस्तान की पहली पारसी थिएटर कंपनी थी, न्यू अल्फ्रेड कंपनी, जहाँ के आगा साहब काम करते थे, आगा काश्मीरी, वो बंद हो गई। तो वहाँ के कलाकार भी जो थे वो मेरे फादर के जैसे थिएटर कंपनी में आ गए। और ऐसे लोगों में मास्टर वदूद, वैसे तो भोपाल के रहने वाले थे, और वो डायरेक्टर थे, बड़े सख्त मिजाज, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेटेरियन। और उसमें और थे, इस तरह कलकत्ते की एक नाटक कंपनी थी कोरंतियन और मूनलाइट कंपनी, वो भी बंद हुई। तो वहाँ के भी कलाकार, जिसमें मास्टर पुत्तन और उनकी वाइफ थी शांता आपा, और ऐसे बहुत अनगिनत लोग जो थे वो इन कंपनियों को छोड़ के जो बंद हो गई थी, वो मेरे फादर की कंपनी में आ गए। और मेरी फादर की कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी और बहुत ही प्रॉस्परस थी, बहुत पैसा था। और इसी तरह से वो कंपनी खाना बदोशी करती रही और कहीं कहीं हिंदुस्तान में भी घूमती रही। तो इसी घूमते घामते वो सीहोर पहुँच गई। इस बीच में पार्टीशन हो गया, मेरे पैदा होने से पहले 47 में पार्टीशन हो गया। लेकिन लकीली वो इससे पहले ही इधर आ चुके थे, मेरी मदर वगैरह, और बाकी की जो फैमिली थी वो भी फिर माइग्रेट कर गई और इंडिया आ गई। तो मेरी पैदाइश हुई सीहोर, एक मध्य प्रदेश के में एक डिस्ट्रिक्ट है भोपाल के पास, तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई। और बहुत मेरे फादर बहुत ही खुश थे और पूरी कंपनी वाले खुश थे, जिसमें उनका स्टाफ था 150-200 का स्टाफ, 250 का स्टाफ होता था। पूरे एक शहर सा बस जाता था जहाँ भी कंपनी लगती थी। आपने ज़रूर देखा होगा, सर्कस कंपनियाँ लगती हैं कि जेमिनी सर्कस, रेमन सर्कस, कमला सर्कस, तो उनका पूरा काफिला होता है। तो वहाँ हम तंबू में रहते थे सबके सब। तो खैर वहाँ कंपनी शुरू की लगी हुई थी, तो वहाँ मैं पैदा हो गया। तो उस खुशी में उन्होंने उस सबको, पूरे शहर को दावत दी थी। और पुराने अगर बुजुर्गों में कोई बच्चा हो तो शायद उनको याद हो कि मेरे फादर कहा करते थे कि उस दिन सीहोर में किसी के घर में भी चूल्हा नहीं जला था, कि सब के सब जो थे वो मधु किए गए थे, इनवाइट किए गए थे, और सब ने कंपनी में आकर खाना खाया था। तो बहुत ही उस वक्त का जो बचपन जो मेरा था वो बहुत ही रिच उसमें रहा, एनवायरनमेंट में रहा। खैर, तो कंपनी चलती रही। तो जब थोड़ा बड़ा हुआ, 2 साल का हुआ, तो मेरी माँ ने मेरे फादर से कहा कि और भी कंपनी के बच्चे हैं, इनकी एजुकेशन का कुछ होना चाहिए। तो मेरे फादर ने फ़ौरन एक बहुत बड़ा ईपी टेंट था, वो ख़ासतौर पर डिज़ाइन करवाया था उन्होंने, और वो स्कूल के लिए रिजर्व कर दिया। और 2 टीचर्स जो थे बहुत ही क्वालिफाइड थे, उनको तनख्वाह पे कंपनी में मुलाजिम रख लिया था। और उनमें एक थे OP शर्मा जी, जो भोपाल में के थे, और दूसरे थे अजीत भैया। मेरे तो गुरु थे दोनों, पहले गुरु। तो जो OP शर्मा जी थे मेरे पहले गुरु, मेरा अक्षर ज्ञान उन्होंने करवाया था। तो एक बार क्या हुआ, मेरी बेटी गुरुषा किसी काम से भोपाल गई हुई थी, इस बात को भी 14-15 साल हो गए। तो उन्होंने
उनको उनकी शर्मा जी की बहू से उनके कुछ काम था, वो शायद किसी बहुत बड़ी अधिकारी थी किसी महकमे में, तो उनको मेरे नाम का जब जिक्र किया तो उन्होंने अपने ससुर से किया, अपने ओपी शर्मा जी से। तो उन्होंने कहा काका पूछो ये वही है लड़का काका जिसका नाम था। काका यूँ था कि मेरी दादी जो थी वो मुझे काका कह के बुलाती थी, पंजाबी में काका बच्चे को बोलते, मेरी दादी घनघोर पंजाबी। और कंपनी में जितने लोग थे थोड़े आदर देने के लिए तो मुझे काका जी लगा रहे। तो इसी वजह से मेरे भाई बहन भी बाद में उनको ये आदत पड़ गई तो मुझे काका जी ही कहते हैं आज भी। और मैं भी, मेरी माँ को मैंने कभी माँ नहीं कहा, दीदी कहा, क्योंकि सारी कंपनी के लोग उनको दीदी बोलते थे और सारी कंपनी के लोग बाबूजी को, मेरे फादर को बाबूजी बोलते थे। मेरी मदर भी उनको भी ज़िंदगी भर बाबूजी बोलती थी। तो ये कुछ ऐसी एक वो चली एक परंपरा वो आगे तक जारी रही। खैर, तो कंपनी में एक बहुत सारे कलाकार थे और फिर हमें ओपी शर्मा जी, हमें तो उनके बारे में बताऊँ कि मैं गया, फिर एक बार भोपाल गया, फिर उनको इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, वहाँ शब्बीर साहब हैं, वहाँ भोपाल के अंदर थिएटर, वो बहुत मेरे बारे में वो रखते थे दिलचस्पी और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। उन्हीं के साथ वो मुझे लेके गए ढूंढ ढांढ के शर्मा जी के पास। शर्मा जी बहुत भावुक हो गए, मैंने उनके पैर छुए, गले लगाया उन्होंने। और मेरे लिए बहुत बड़ा एक वो मौका था कि जिस व्यक्ति ने मुझे अक्षर ज्ञान कराया था उसके मैं दोबारा दर्शन कर पा रहा हूँ। खैर, और फिर उनकी पूरी फैमिली से मेरा परिचय हुआ और शब्बीर साहब फिर उसको अपने उस स्कूल में ले गए जहाँ मैंने 9th क्लास जहाँ से पास की थी, वो था जहांगीरिया। तो जहांगीरिया में गया, मुझे अपना वो सब स्कूल डेज याद आ गए। वहाँ के पूरे स्टाफ ने मुझे बहुत ही सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया। वहाँ की प्रिंसिपल ने मुझे अपने कमरे में बुला के चाय पिलाई और तो जब मैंने उनको बताया कि मैं उस ज़माने से इस स्कूल को जानता हूँ, तो खैर वो एक बहुत ही एक अलग नॉस्टैल्जिक ट्रिप था जिसके लिए मैं शब्बीर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। खैर, वापस कट करता हूँ। तो स्कूल में हमारी पहली पढ़ाई शुरू हुई हमारी कंपनी के अंदर ही, और कंपनी के जितने बच्चे थे उनको बाकायदा सब पढ़ाई और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे। दोनों के दोनों हमारे जो टीचर थे पहले गुरु थे। खैर, अब उसके बाद आगे तो मेरी मदर को लगा कि नहीं, आगे प्रॉपर एक दूसरे स्कूल में, ये तो प्रारंभिक हो गया, इनका बेस बन के आया, लेकिन अब इनको बड़े स्कूल में डालना क्योंकि उनकी पढ़ाई आगे हो। तो उन्होंने कहा इस खाना बदोशी को खुदा हाफिज कहा और उन्होंने भोपाल में एक जगह घर ले लिया और वहाँ टिक गई और मुझको एक छोटे से स्कूल में मेरा दाखिला करा दिया। सईदिया स्कूल मेरा पहला स्कूल था जहाँ मैंने दूसरी क्लास से एडमिशन लिया। और मेरी मदर उन्हीं दिनों फिर एक वहीं भोपाल में ही एक जगह थे गिन्नौरी, वहाँ एक स्कूल था, वहाँ उन्होंने टीचिंग जॉब ले ली क्योंकि मेरी माँ पढ़ी लिखी थी और बहुत अच्छी, कि उनका भी समय तो कट जाए ना, मैं जो स्कूल में हूँ तो वो क्या करेंगे। तो भोपाल का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा, भोपाल की पूरी ज़िंदगी का, सईदिया स्कूल का। फिर सईदिया स्कूल के बाद अब मेरी पढ़ाई टूट के होती रही। खैर, तो अब मैं भोपाल में आ गया, तो भोपाल में पढ़ते पढ़ते मैं 9th क्लास तक पहुंच गया और 9th क्लास में फिर मेरी एक साल पता नहीं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, क्या हो गया कंपनी की वजह से, क्योंकि अब कंपनी जो थी धीरे धीरे उसका वो ह्रास शुरू हुआ। वो जो आमदनियाँ थी, वो जो एबेंडेंस था, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया और कंपनी नुकसान में रहने लगी। तो उस दौरान ये नौबत फिर आ गई कि घर की चीज़ें बिकने लगी और गिरवी रखी जाती थी। तो ये वो दौर आ गया। तो 10 वर्ष तक तो मेरे जीवन में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे होने लगी। तो ये भोपाल की ही पढ़ाई चलती रही और मैंने फिर 9th क्लास जो है जहांगीरिया स्कूल से मैंने पास किया, जिसका मैं अभी जिक्र मैंने किया, जहाँ मुझे शब्बीर साहब लेके गए। उसके बाद कुछ ऐसा चलता रहा सिलसिला के, वापस फिर कंपनी आ गया। फिर ब्रेक के बाद फिर 10वीं क्लास में मुझे रख दिया गया, एक छोटा सा गांव था शिवपुरी और झांसी के बीच में, जिसका नाम था करेरा। उस वक्त बिजली भी नहीं होती थी, तो वहाँ एक वकील साहब थे, उनके घर में मैं उनके यहाँ एक तरह से मेरे लिए बोर्डिंग जैसे ही था
उनका बड़ा परिवार था और उनका जो 2 बड़े बेटे थे पहली पत्नी से, माधव भाई साहब, वो ग्वालियर में पहले वहीं थे, फिर बाद में ग्वालियर में पढ़ने चले गए, वो MSc कर रहे थे। उनसे छोटा जो था वो मुझसे 1 क्लास आगे था, हरी, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारी जो चीज़ बहुत ही मार्के की ये रही कि घर का सारा काम हम ही लोग करते दोनों। मतलब मेरी मदर ने एक बड़ी अच्छी चीज़ की थी, जब भोपाल में हम पढ़ते थे, रोटी बनाती थी वो, तो सब आखिरी लोई जो है वो रोटी छोड़ देती थी और मुझे कहती थी तुम खुद बनाओ। तो वो रोटी बनाना ये आ गया था बचपन से, लड़कपन से। तो खैर, तो यहाँ भी वो काम आया और हम लोग, मैं और हरी तय कर लेते थे कि भाई दिन में रोटी तुम बेलोगे और मैं सेकूँगा, या अब रात को मैं बेलूँगा और तुम सेकना। ऐसा होता था। जो सेक रहा होता था उसी की ड्यूटी होती थी कि नीचे वकील साहब को, उनकी पत्नी को परसे, तो सीढ़ियाँ उतरना, सीढ़ियों चढ़ना, एक और बहुत ये सारा जो था, ये जो चोर्स थे, और ये बहुत ही इंजॉय करते थे। और तो और पानी भर के लेके आते थे, काफ़ी दूर कुआं था, वहाँ से कुएं से पानी खींचना और कसेड़ियों में, जिसे बोलते हैं बड़े बड़े गागरों में, सर पे लाद के घर तक लाना, जिसमें उनके घर में 16 मेंबर्स थे। तो गर्मियाँ होती तो खासतौर पर उन दिनों, तो टब में पानी भर भर के, और उसी में सब नहा रहे हैं और हम लोग वहीं नहा लेते थे। लेकिन हम लोग उसमें भी कंपटीशन होता था कि कौन कितनी जल्दी बाल्टी खींचता है, पानी भरता है, कौन कितनी जल्दी घर पहुँचता है कसेड़ी लेके। तो कभी ये नहीं महसूस किया कि ये घर का काम है और ये जो है एक चोर है, एक ऐसा जिसमें दिल नहीं लगता, ऐसा नहीं। हम बहुत दिल से करते थे। इस बीच में स्पोर्ट्स में भी मैं हिस्सा लेता था। करेरा में मैंने हॉकी, अच्छा पहले बता दो, भोपाल में भी मैं हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी होता था। तो एक पीछे थोड़ा सा आप इस बात को प्लीज़ बेयर विद मी, क्योंकि मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूँ, तो मैं कभी क्रमवार नहीं बोल सकता, जो क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में। तो आगे पीछे जो है आप जो है खुद जो है एडिट कर लीजिएगा मेरे उसको। तो जब भोपाल में थे तो सॉरी, तो खैर, तो ये जो करेरा का जो एक चैप्टर था, तो उस वक्त मैं वहाँ से मैंने 10th क्लास पास की और मैं फर्स्ट क्लास, शुरू से ही मैं फर्स्ट क्लास आता रहा, लेकिन मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था। जब पहली बार सईदिया में मेरा दाखिला कराया गया, तो मेरी माँ ने मुझसे ये कह दिया था, मैं छोटा सा था, कि बेटा स्कूल में किसी को मत बताना कि तुम्हारे फादर की थिएटर कंपनी है, कह देना कि कपड़े की दुकान है। तो वो, क्योंकि उस वक्त जो था थिएटर वगैरह मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब के इलाके में, नॉर्थ के अंदर बहुत ही टैबू एक वो था और अच्छा नहीं समझा जाता था। पंजाब में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मेरे फादर को, मेरे ताया जी और मेरे दादाजी की डेथ हो चुकी थी उनकी बहुत पहले, लेकिन मेरे जो उनके जो छोटे भाई थे वो भी मेरे दादा थे, वो वकील थे। तो वो लोग थोड़ा संकोच करते थे इनको स्वीकार करने में, मेरे फादर को, क्योंकि उनको लगता था कि ये काम जो है बहुत ही निचले दर्जे का है। क्योंकि हमारी फैमिली में सब लोग आर्मी में थे, डॉक्टर्स थे, बड़े बड़े अफसर थे। मेरे जो ताया थे वो लाहौर के स्टेशन मास्टर रहे और बहुत ही स्नॉब किस्म के इंसान थे, बहुत ही मतलब एक बार जो, और रेप्लिका थे बस कि मेरे फादर से 2 इंच और ऊंचे थे, लेकिन वो बहुत गुस्से के तेज़ बहुत थे। और जब एक बार मुझसे मिलने के लिए दिल्ली भी आए थे, तो वो कुर्सी पर नहीं बैठे, वो फेल्ट हेड लगाते थे, उनको अंग्रेज़ी उनका वो होता था, इंग्लिश थे, को अंग्रेज़ों ज़माने के वो स्टेशन मास्टर थे, और उनकी पैंट में क्रीज नहीं आना चाहिए, इस कदर वो मोहतात रहते थे आपकी सब चीज़ों के लिए। तो खैर करेरा में, तो भोपाल में इसी वजह से कि भाई अपने किसी को बताना मत कि तुम्हारे फादर जो है नाटक कंपनी करते हैं, तो मेरे मन में एक हीन भावना बैठ गई। मुझे लगा कि कच्चे जहन में ये बैठ गया कि मेरे फादर शायद कोई अवांछनीय काम करते हैं जो अच्छा नहीं है शायद। तो इस वजह से मैं भले ही फर्स्ट क्लास पास होता था, लेकिन क्लास में सबसे पीछे बैठने वाला बच्चा हो गया। मैं हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन कभी स्कूल की तरफ से नहीं खेल पाया, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती थी। कहोगे मुझे एक दो बार कहा भी, लेकिन मुझे शर्म आती थी। मैं स्कूल आवर्स के बाद दूसरे ग्राउंड में जाके, जहाँ ज़्यादातर वही दोस्त होते थे जो सईदिया के ग्राउंड में खेलते थे, और उनमें 2 व्यक्ति ऐसे थे जो एक तो उसमें ओलंपिक तक पहुंचा और 2
मेरे उन साथी मेरे जो मेरा बैचमेट था राजा, जिसका नाम था इकरामुर रहमान, उनके बड़े भाई, दो बड़े भाई थे जो आसिफ साहब और दूसरे थे इनामुर रहमान। इनामुर रहमान मोहन बगान से खेलते थे। तो ये सब लोग, और एक ज़माने में भोपाल जो था हॉकी का गढ़ होता था, और जो ड्रिबलिंग की जो 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 बारीकियाँ थी, जो ध्यानचंद से लोग एट्रीब्यूट करते हैं, उसी स्कूल के खिलाड़ी थे भोपाल के। एक बार भोपाल में उस ज़माने में हर साल टूर्नामेंट हुआ करता था, बहुत मशहूर, बहुत बड़ा टूर्नामेंट, उबैदुल्ला खां गोल्ड कप। पता नहीं अब होता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन उसमें एक ज़माने में ये हुआ था कि उस टूर्नामेंट में 56 टीमें भोपाल की थी। यह रिकॉर्ड होगा, क्योंकि उस वक्त भोपाल में गली गली सड़क पे, जैसे बम्बई में दादर में या छोटी जगहों में क्रिकेट का क्रेज़ था, या बम्बई में सॉकर का क्रेज़ था, भोपाल में हॉकी का क्रेज़ था। और उसको बोला करते थे, जिनके पास बच्चे जिनके अफोर्ड नहीं करते थे, उन पर हॉकी नहीं थी, तो वो एक लकड़ी का ऐसे खजूर के पेड़ का टुकड़ा होता था जो यहाँ से मुड़ा हुआ होता था, उसको खपोटा बोलते थे। तो जो भोपाल के दोस्त मेरे सुन रहे होंगे, रूमी जाफरी वगैरह, तो शरफी शब्बीर भी, तो उनको ये हो गया खपोटा बोलते थे। तो हम सोच से खेलते थे, लेकिन मैं बहुत उस वक्त तक भी मैं बहुत ही प्रिविलेज उसमें था कि मेरे फादर ने मुझको हॉकी खरीद के ला के दी थी, नई हॉकी। तो बचपन में भी मतलब उसको लेके मैं इतना वो था प्रोटेक्टिव, हॉकी को लेके। ये हॉकी खेलता था तो मारा, शॉट मारा, उसके बाद अपने दामन से उसको पोंछ लिया करता था कि धूल लगे, इतना इतना प्यार करता था मैं सब। फिर उन्होंने मुझे गन ला के दी, एयर गन थी बड़ी अच्छी, उसमें मैं निशाना मेरा बहुत अच्छा हो गया, मैं गन में चलाता था। खैर, तो भोपाल में ये सब चलता रहा। और करेरा में मैंने बताया ना, मैंने 10th क्लास मैंने करेरा में पास किया और मैं फिर फर्स्ट आया। और करेरा में आज भी, उन दिनों मैंने वहाँ के जितनी भी एनाटॉमी की जितनी ड्राइंग्स थी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो था वो साइंस था, और जितने भी ड्राइंग्स वगैरह थी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी मैंने बनाई थी और प्रिंसिपल को भेंट की थी। और उनको इतनी अच्छी लगी थी कि उन्होंने सबको फ्रेम करके पूरे स्कूल में अलग अलग जगह लगा दिया था। करेरा में, जैसे मैंने बताया, उस वक्त बिजली नहीं थी, और जो वो स्कूल भी जो था वो आमतौर पे ज़्यादातर जो क्लासेस थी वो टीन के छप्पर, वो टीन के जो होते हैं वो थी। लेकिन ये बेस्ट पीरियड था कि उस छोटे से गाँव जैसा ही था, मैंने बताया, मुझको जो वहाँ जो टीचर मिले वो कमाल के थे। जैसे कि फिज़िक्स मेरे लिए बहुत बड़े खाऊआ होता था, लेकिन फिज़िक्स के टीचर थे, अभी मैं नाम उनका भूल गया हूँ, बहुत मोटे से थे, महाराष्ट्रियन थे, लेकिन चूँकि नौकरी करनी थी उनको तो वहाँ आ गए थे। इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी आसान ज़बान में, इतने आसान मुहावरे देकर सिखाया करते थे कि फिज़िक्स मेरे लिए हवा ना रही, और मैं इंजॉय करने लगा। और केमिस्ट्री, एक टीचर इतना, तो केमिस्ट्री को मैं इंजॉय करने लगा। और हिंदी के टीचर हमारे जो थे कमाल के थे, व्यास जी, उनका नाम याद है। तो एक बार वो पढ़ा रहे थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक लेख था पूरा, चंद्रोदय। तो उसमें बहुत ही उसका अलंकार का जो सिबिली जिसको बोलते हैं, उसका बहुत अच्छा उसमें यूज़ किया था उन्होंने। तो उन्होंने सबको एक एक्सरसाइज दी, टीचर ने सबको, के जैसे उन्होंने लिखा तुम लोग सूर्योदय का लिख के ले आओ, सूर्योदय उसी की तरह से, उसी अलंकार का इस्तेमाल करते हुए मैंने लिख के ले गया। 3 पेज का था मेरा, और उनको इतना पसंद आया, सब सबकी कॉपियाँ घर ले गए थे वो, सबको पढ़ के आए। तो तीसरे चौथे दिन वो आए और उन्होंने सबकी कॉपियाँ उठाई और उन्होंने अनाउंस किया कि मैं रंजीत का जो पेपर है वो सुनाना चाहता हूँ कि उसने कितना अच्छा लिखा है। और उन्होंने सबको पढ़ के सुनाया और सबने तालियां बजाई। तो खैर, जब अब यहाँ से ये टाइम आया कि मैं रह तो रहा था, खुश था, सब मस्ती थी, लेकिन मैं अपने घर को, मेरी मदर को मिस करता था, जो तब तक शिवपुरी में आ गई थी और एक हॉस्पिटल में, मेडिकल उसमें वो जॉब करने लगी थी, सोशल वर्कर का। तो मैं छटपटा रहा था कि कब पहुँचूँ। इस बीच में मेरी ये इनके ही जो मेरे व्यास जी हैं, इनके प्रेरणा से मैं कविता लिखने लगा। बहुत अच्छी कविताएँ मैंने लिखी इस वक्त, और कोई उन्हीं को सुनाता था और वो बहुत मुझे प्रोत्साहन भी देते थे। तो अब ये मौका आ गया कि मैं आना चाहता था भोपाल, शिवपुरी, अपनी मदर के पास। तो मेरे जो लोकल गार्जियन थे वो वकील साहब थे, दुबे जी, तो
तो उनको गए स्कूल में, मेरे साथ मैं भी था। तो मेरे लिए एक बहुत और सम्मान की बात थी, जो हमारे प्रिंसिपल थे मिस्टर आर्य, उन्होंने ये कहा कि आप इस बच्चे को मत ले जाइए, क्योंकि अगले साल बोर्ड का एग्ज़ाम है और हमें इससे बहुत उम्मीदें हैं, ये हमारे स्कूल का नाम करेगा। तो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी कि प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि इसको रहने दीजिए इस साल, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये अब मैं भी नहीं रहना चाहता था, भले ही बड़े सम्मान की बात थी, मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन मैं अपनी माँ को मिस कर रहा था और अपने छोटे भाई बहनों को मिस कर रहा था, अन्नू को और सीमा। तब तक मेरा जो चौथा भाई है वो तक दुनिया में नहीं है। तो मैं शिवपुरी आ गया और शिवपुरी में मैंने एडमिशन ले लिया हायर सेकेंडरी में, क्योंकि मैं 10th वहाँ से पास कर लिया था, फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले लिया यहाँ। और इस बीच में मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छी उर्दू की शायरा थी, वो शायरों में जाया करती थी, तो मैं भी लिखने लगा था। उनको हिंदी में तो लिखने ही लगा था, फिर उर्दू में भी मैंने लिखना शुरू कर दिया। शिवपुरी में एक और बहुत कल्चरल जो मुझको वो मिला कि वहाँ रफ़त अदीर खुद भी कवि था, उससे मेरी दोस्ती हो गई। हम लोग ऑलमोस्ट हम उम्र थे, वो एक क्लास मुझसे आगे था। तो वो चूँकि मुझसे सीनियर था, उसको पता था कवि उसकी कविता का जो उसकी पढ़ाई वढ़ाई उसका जो उसको था वो काफ़ी अच्छा था। तो उसकी वजह से फिर मैंने और बहुत कुछ सीखा, और इन सब कवियों से मेरा परिचय हुआ, उनके लेखन से परिचय हुआ ज़्यादा। तो वो बड़े बड़े जो थे, और ख़ुद शिवपुरी में उन दिनों 2 संस्थाएं थीं, एक थी हिंदी साहित्य सभा और दूसरी थी बज़्म अदब। तो इन दोनों की मिली जुली गोष्ठियाँ हुआ करती थी हर हफ्ते। इसमें बहुत बड़े दिग्गज उस वक्त शिवपुरी के अंदर लोग उस वक्त थे, कवि और शोहरा। उसमें राम कुमार चतुर्वेदी चंचल हमारे कॉलेज के प्रोफेसर थे, और विद्यानंदन राजीव, ओम प्रभाकर, और याद आते जाएंगे बताऊंगा तो डॉक्टर परशुराम शुक्ल विरही, जो मेरे जीवन में बहुत 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 अहमियत रखते हैं। और शायद मेरी बहन ने उनको अगर इन्फॉर्म कर दिया हो तो हो सकता है मुझे देख भी रहे हो, मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनका मेरे जीवन में इतना बड़ा योगदान है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सर साहब कि यहाँ जो ये दोनों जो मुश्तरका वो थी और जो ये संस्थाएं, तो इनकी हर हफ्ते नशिस्त जिसे कहते गोष्ठी हुआ करती थी। तो इसमें भी हम लोग ही सब वो लेते थे, हिस्सा लेते थे। और हिस्सा क्या लेते थे, मतलब हमारी जिम्मेदारी होती थी हम दोनों की कि इस हफ्ते किसके घर रखी जाएगी वो गोष्ठी। वो रोटेट होते रहता था कि आज उनके घर में रहेगी, आज उनके घर में। तो हमारा काम होता था, एक पूरी लिस्ट होती थी, जितने भी जो लोग वहाँ के शोहरा या कवि होते थे, और उनकी लिस्ट बाकायदा रफत टाइप भी कर लेता था, टाइप जानता था, वो टाइप कर लेता था उसमें। और हम दूसरे दिन से ही सब के घर घर पहुँचते थे और उनको लिस्ट पे वो लिखते थे कि हाँ मैं अटेंड करूँगा, और साइन करते थे ताकि सनद रहे। और मीटिंग होनी है, वहाँ 2 घंटे पहले से जाके झाड़ू दे के पोछा लगा के, ये उन्होंने पहले से लगवाया हुआ होता था। तो वहाँ एक अच्छी दरी बड़ी बिछा के, उस पर चादरी बिछा के, गाँव तकिए लगा के, और अगरबत्ती सुलगा के, लोबान सुलगा के, और वहाँ चाय का बंदोबस्त करके जब सब लोग आए तो जो महफिल है, जो नशिस्त है, उसकी बहुत अच्छी शुरुआत हो सके। और उसमें एक बहुत बड़ा लालच ये होता था कि उस एक हफ्ते के अंदर हमने कुछ जो नया लिखा होता था वो हमको सुनाने का मौका मिलेगा। तो ये एक बहुत एक मोटिवेशनल वो था रीज़न, और हमारे लिए बहुत ड्राइविंग फोर्स था कि आज सुनाएंगे हम जो हमने लिखा था। तो कभी हिंदी में भी लिखता था मैं, कभी उर्दू में भी लिखता था। रफ़त का भी ऐसे ही था, रफ़त मुझसे बेटर कवि था। बहरहाल ऐसा भी हुआ एक बार कि तरह मुशायरा में, जिसमें मेरी मदर भी शामिल थी, तरह दी गई, तो उसमें तो उस तरह के मैंने भी गज़ल कही थी। और बाकायदा सारे जो सब भी गुरुजन बैठे हुए हैं, उस मुशायरे के बाद, उस नशिस्त के बाद बाकायदा अनाउंस किया गया कि इस तरह मुशायरे में सबसे अच्छी गज़ल रंजीत कपूर की रही। तो ये भी मुझे फ़ख्र हासिल हुआ। फिर मेरा नस्र में, मतलब गद्य में मेरा ज़्यादा रुझान फिर हो गया, और मैं कहानियाँ लिखने लगा। तो कहानी 1-2 कहानी मैंने भेजी भी थी। उस वक्त की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका होती थी सारिका। मेरी कुछ कविताएं भी
रफ़त ने भेज दी थी, एक मैगज़ीन निकलती थी कलकत्ता से, इसका नाम था आदर्श। तो मुझे बिना बताए उसने वो कविताएँ वहाँ भेज दी थी। कुछ मेरे कथा जो होते हैं, रुबाई वगैरह, वो भेज दी थी। वो छप गई, मुझे बाद में बताऊँगा उसका क्या हुआ, अजी अलग ही एक किस्सा था। तो इस बीच में मैंने कहानियाँ भेजी, ये कहानियाँ खेत सहित वापस आ गई। ख़ासतौर पे मेरा जो ड्रीम था, जो सबसे प्रसिद्ध पत्रिका थी, टाइम्स ऑफ इंडिया का सिस्टर प्रोडक्शन था सारिका, कि वहाँ छपे, क्योंकि सब जितने दिग्गज जितने राइटर्स थे वो सब उसी में छपते थे। वो हमेशा मेरी कहानी वापस हो जाती थी। फिर मैंने एक कहानी लिखी जिसका नाम था नींद। कहने को तो 2 पेज की कहानी थी, तो उसको मैंने टाइप वाइप करा के उसको भेजता हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि एक बार विरही जी से मैं इस पर सलाह ले लूँ, उनसे मैं इसको उनकी राय ले लूँ। तो मैंने विरही जी को दी वो कहानी। दूसरे दिन विरही जी ने मुझको वो कहानी वापस की और उन्होंने कहा, रंजीत बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आखिरी की जो लाइन है उसके नीचे उन्होंने पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ, आखिरी की लाइन तुम्हारी कहानी को बहुत कमज़ोर कर देगी, तो इसको हटा दो, वरना कहानी तुम्हारी बहुत अच्छी है। खुशी भी हुई कि कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन ये मैं अपने आप से पूछने लगा बाद में कि ये जो लाइन मुझे जो सबसे हासिल गज़ल जैसे होता है शेर, वैसी हासिल कहानी वो थी, ये लाइन काटने को कह रहे हैं। तो मेरे पहले मन तो मैंने काटूंगा नहीं, लेकिन भगवान ने सद्बुद्धि दी। मैं कहा, मान लो रंजीत कपूर, अगर ये कहानी छप जाती है और इसी लाइन के साथ छपती है, और वो पढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि सारे का उस वक्त जितने साहित्य पसंद लोग थे उनके घर में जाती थी, तो वो अगर पढ़ेंगे तो उतना कितना अपमानित महसूस करें। मुझे सद्बुद्धि आई, मैंने वो लाइन काट दी और कहानी को भेज दिया। इत्तेफाक देखिए, वो कहानी छपी और उसकी इतनी चर्चा हुई। डॉक्टर धीरेन्द्र आस्थाना बहुत बड़े क्रिटिक थे उस ज़माने में, उन्होंने उस दशक की जो प्रमुख उल्लेखनीय कहानी है उसमें उसका शुमार किया। तो ये एक मेरे लिए और बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं वहाँ शिवपुरी से मैं निकला वहाँ से, और फिर एक खाराबदोशी शुरू हुई, जबलपुर गया। अच्छा, एक बात बता दूँ आपको, मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि जो बड़े बड़े जितने लेखक हैं, हिंदी के, उर्दू के शायर हैं, उन सब से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला, उनसे मुझे उनका स्नेह भी मिला, उनकी मुझे दुआएं मिली। जैसे मैं पीछे जाके 1965, 1966 का जिक्र करता हूँ। उन दिनों हम दोनों ने मिलके, रफ़त ही का इनिशिएटिव था, क्योंकि उसके दिमाग में ये सब चलती रहती थी, मैं उसका फॉलोअर था। तो ये तय किया कि अखबार निकाल देंगे, और वहाँ एक चंदेल प्रेस था, अब तो जिंदा भी नहीं होंगे मिस्टर चंदेल। तो उनको दिमाग में डाला, एक अखबार प्रेस है तो अखबार निकालिए ना, साप्ताहिक निकालिए, डेली तो निकल भी नहीं सकता उसकी। तो उनका अच्छा ठीक है। तो अब बहुत जोर शोर से हम लोग जुड़ गए उसके अंदर। तो अब उसके हम संपादक भी होते थे, सह संपादक भी होते थे, और हम कंपोजिटर भी होते थे, हाथ काले हो जाते थे। वो पुराना ज़माना था, वो टाइप जो वो भी सीख लिया, और उसके बाद फिर उसको प्रूफ रीडिंग में हम ही करते थे सबको। और एक जो बहुत बड़ा काम इसलिए रफ़त ने इनिशिएट, और जितने कवि सम्मेलन होते थे, जो कवि आते थे वहाँ, शिवपुरी यूज्ड टू बी वेरी रिच इन दैट रिगार्ड्स। तो वहाँ सभी कवियों से हम लोग चले जाते थे। इसीलिए 65 में ही मैं, रफ़त, हमारे एक प्रोफेसर थे कॉलेज के, ज़फ़र निज़ामी साहब, उनके साथ हम दिल्ली आए। और दिल्ली में हमारे क्या काम था रोज़ कि हर जगह किसी न किसी बड़े शख्सियत से मिलाने हमें ले जाते थे। मेरे पास ऑटोग्राफ बुक थी, उसमें सबके ऑटोग्राफ लेता था मैं। और 2 और ठिकाने होते थे जहाँ सब साहित्यकार मिल जाते थे। एक होता था कॉफ़ी हाउस दिल्ली का, और दूसरा एक होता था एक और जगह होती थी। तो ये जो ठिकाने होते थे जहाँ के दिल्ली के जो सबसे सम्मानित लेखक वगैरह जो थे मिलते थे। तो और उनको छोड़ के इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मोहन राकेश जी से मेरी भेंट नहीं हो पाई, लेकिन और जितने लेखक थे, उर्दू के, हिंदी के, सबके मेरे पास वो थे ऑटोग्राफ। और सबसे मुझको बहुत
अच्छा मेरा शायद से संक्षिप्त रहा, लेकिन अच्छा इंट्रोडक्शन रहा। तो इस तरह से जब मैं जबलपुर आया तो एक बहुत बड़ी हस्ती थी जो जिनका मैं बहुत बड़ा फैन होता था, वो थे हरिशंकर परसाई। उनसे मिलने जब पहुंचा तो दरवाजे घंटी बजाई। नेपियन सी रोड नहीं, नेपियन टाउन में रहते थे वो। तो मैं बहुत मूर्ख होता था, बच्चा था। उसको कॉलेज का भी जिक्र अभी वापस करूँगा, तो उसमें वापस विरही जी का एक जिक्र करूँगा। खैर, तो मैं जबलपुर में आया तो उनकी बहन ने दरवाज़ा खोला और क्या बैठी जरा, तो वो लिख रहे थे शायद अंदर। उनका भी 5 मिनट में आते, मेरे लिए बिस्किट ला के रख गए, चाय पी ली। अरे मैंने चाय पी, इस बीच में परसाई जी आ गए। मैंने खड़े होकर नमस्कार किया, सब कुछ किया। तो कैसे हो, क्या? मैंने बताया सर मैं ऐसा हूँ, शिवपुरी में रहता हूँ, पढ़ रहा हूँ अभी, और मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और लिखता भी हूँ, तो बहुत मेरे लिए आदर्श हैं आप, सब कुछ है। सुनते रहे बहुत ही गंभीर होके। तो वो जो बहुत ही गंभीर निकले, मेरी अपेक्षाओं से बिल्कुल उलट। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो बातचीत करेंगे तो हर किसी मतलब वाक्य पे मुझे हंसाएंगे, बहुत सब कुछ है। मुझे एक्चुअली सच पूछूं तो बड़ी निराशा हुई, अंदर से लगा यार ये तो बड़े बोरिंग आदमी। बस बाद में समझ में आई कि वो जो उनका जो व्यंग था वो हंसाने के लिए नहीं था, उनका गुस्सा था कि जो हम कई बार गुस्से में कुछ कहना चाहते हैं तो हम अपने आप को, हमको प्रोटेक्ट भी करना है, तो वो उसको ह्यूमर के माध्यम से कहते थे, सटायर के माध्यम से कहते थे, क्योंकि उन पर बहुत ही धमकियाँ उनको मिलती थी। जो जितनी भी ये इस तरह की जो फासिस्ट आइडियोलॉजी वाली संस्थाएं थीं, और बाद में उन्होंने उनको पीटा भी, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, लेकिन वो बहुत ही जीवट वाले आदमी थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी भी उनके कलम की जो धार थी वो कभी मतलब बोथरी नहीं हुई, और वो आखिरी दम तक अपने ही जो सोचते थे वही लिखते थे, और जो फील करते थे वही जीते थे और वही लिखते थे। तो बाद में उनकी भी मुझे कदर महसूस हुई, और बहुत जल्दी ये एक बात अच्छी रही मेरी ज़िंदगी के अंदर कि जो भी मैं गलती करता भी था तो बहुत जल्दी मुझे उसका एहसास हो जाता था और मैं उसको रेक्टिफाई कर लिया करता था। खैर, शिवपुरी के दिनों के बाद फिर मैं जब जबलपुर पहुँचा, परसाई जी से मिला, फिर उसके बाद और भटकता भटकाता, इसमें बहुत लंबी यात्रा है जिसमें अलग अलग कवि, अलग लोग। तो फिर शिवपुरी में एक और जो बहुत बड़ी घटना हुई वो ये थी, अखबार जैसे बताया, लोकहित नाम से अखबार हमने निकाला, जिसके सब कुछ होते थे। उसमें ये तक काम दिया गया था, जाओ इसके ग्राहक बनाओ, और मुझसे कहा गया मैं इस मामले में बिल्कुल ज़ीरो। तो जबलपुर के अंदर मैं बताऊँ कि मुझे जबलपुर में एक जॉब मिली, एशियन पेंट्स उनकी दुकान थी, याद नाम भूल गया हूँ, उनका बेटा था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो गया था, मुस्लिम था, अभी याद नहीं आ रहा नाम उसका, लेकिन वो बहुत ही, और उनकी दुकान के सामने एक कॉफ़ी हाउस होता था, तो वो मुझे वहाँ जाके डोसा खिलाया। तो पहली बार ज़िंदगी में डोसा जबलपुर कॉफ़ी हाउस में खाया था। खैर, तो एक वहाँ उनके यहाँ उनको जो बहुत बड़ी कंपनी थी कलकत्ता की, जहाँ रेड ऑक्साइड बनता था, और उनके पास उसकी एजेंसी थी। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये सैम्पल्स हैं, मुझे दिए प्लास्टिक की थैलियाँ थी, और जो उनकी जो कलकत्ता के जो उस कंपनी की रेड ऑक्साइड की जो एनालिसिस रिपोर्ट थी वो उसके साथ लगी हुई थी, जो बहुत ही उत्तम श्रेणी का था, और उनका ये कहना था कि आप जाइए और इसके लिए आप इसको बेच के आइए। और उन्होंने कहा कि इसके जो ऑर्डर्स मिलते हैं वो टन्स में मिलते हैं, कि जितनी ये ट्रेन्स होती है, जितनी उनके जो डब्बे होते हैं, जो बोगीज होती हैं, वो रेड ऑक्साइड के बिना, क्योंकि वो रस्ट को एंटी रस्ट होता है, तो और जितने गार्डर्स हैं, जितने पुल हैं, तो उसमें सब रेड ऑक्साइड ज़रूरत होता, तो टन्स में मिलते हैं। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैं जाता था, मैंने बताया नहीं, शुरू में बहुत ही शाय होता था, किसी को फेस करना, किसी से इंटरेक्ट करना। मैं कॉलेज में भी जब जा रहा होता था तो इतना शाय होता था, अगर सीढ़ियाँ चढ़ के जानी है, बहुत अच्छा पैलेस था उनका, जी राव कॉलेज, बहुत ही खूबसूरत ग्रैंड बिल्डिंग। तो मैं अगर प्रोफेसर कोई आ रहा है जा रहा है लेक्चर, तो मैं नमस्ते भी करता था, ऐसे करता था। मुझे लगता था पता नहीं मुझे जवाब देंगे या नहीं देंगे, मैं इस योग्य हूँ कि नहीं। तो एक्चुअली वो मेरा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था, जो बाद में कैसे ठीक हुआ मैं बात बताऊँगा। अभी तो मैं वापस आता हूँ शिवपुरी में, जहाँ हमने अखबार निकाला था। तो रफ़त ने कहा
कि हम इसके लिए बच्चन जी को बुलाएंगे, हरविश राय बच्चन जी को। तो उसने कहा बुला लो यार, तो बहुत अच्छा है, उद्घाटन मुझे के हाथ से करवाते हैं। तो कहा ठीक है, तो हम लोग दिल्ली आए और पहली बार 13 मिनट के सेट में हमारा वो हुआ पदार्पण, हमने पैर छुआ और दादा के साथ फिर इतना निकट का संबंध हो गया, बरसों का रहा। और उनके एक ज़माने में और पत्र लिखने के वो बड़े शौकीन थे, कोई भी पत्र हम अगर भेजते थे उसका उत्तर ज़रूर देते थे। कई बार तो राज्यसभा के ही वो जो कार्ड होता था, इस पर राज्यसभा की मोहर होती थी, कई बार अलग से भी पत्र लिखते थे, लिफाफे में डाल के भेजते थे। तो मेरे पास इतने मतलब चिट्ठी इकट्ठी हुई थी। उसका एक रीज़न ये भी था, एक दौर में मेरा रफत का झगड़ा हो गया था, तो रफत भी मेरी शिकायत उनसे करता था, मैं अपनी शिकायत में भी उनसे करता था, और हम दोनों को ही वो कोशिश करते थे किस तरह इससे हो गया। तो इसलिए वो पत्र व्यवहार काफ़ी लंबा चला। खैर, तो वो शिवपुरी आए और शिवपुरी के लिए बहुत बड़ी घटना थी कि हरविश राय बच्चन जी है वो उद्घाटन करने आया। वहाँ का टाउन हॉल किया हुआ था और टाउन हॉल खचाखच भरा था, मतलब बाहर तक लोग खड़े हुए थे। उनका इतना चार्म था, इतना करिश्मा था बच्चन जी का। खैर उसमें उनका भी भाषण भी हुआ। मेरे साथ बहुत सारी हम लोग की तस्वीरें थी, अब वो पता नहीं तस्वीरें कहाँ हैं दादा के साथ, बच्चन जी के साथ। उनके भाषण में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी याद रह गई। वो बताने लगे कि कला क्या है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं आपको बताऊं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये कला नहीं, ये तो मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने सर का दर्द इस तरह से बयान करूं कि वो आपके सिर में होने लगे, वो है कला। तो थिएटर में भी मैंने यही इसको लागू किया कि मुझे सिर्फ लोगों को इन्फॉर्म नहीं करना है कि मेरा हीरो या मेरा जो नायक है वो किस परेशानी में, नहीं, वो जो भोग रहा है, जो महसूस कर रहा है, वो दर्शकों तक पहुंचना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कथारसिस, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। खैर, वापस शिवपुरी, तो शिवपुरी में ये फिर दौर चला और फिर लेके हमारा अखबार जो था वो मुझे जो भेजा था उन्होंने, और जो मैंने बताया कि मुझे जयपुर में जॉब मिली थी और मुझको टन्स का ऑर्डर देने के लिए भेजा था, मैं पूरे 1 महीने के अंदर 10 ग्राम भी नहीं बेच पाया। तो 1 महीने के बाद उन्होंने मेरी लिफाफे में आधे महीने की तनख्वाह रखी और मुझे नमस्ते किया। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ, मैं कुछ और करने के लिए पैदा हुआ हूँ। एक बात स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, जो शुरू में मुझे कहनी चाहिए थी, कि जो भी कला क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो पेंटर हो, चाहे पोएट हो, चाहे थिएटर का सिनेमा हो, लेखक हो, हम जो कुछ हमारा व्यक्तित्व है, हमारी जो सोच है, उसका रिफ्लेक्शन हमारे काम में ज़रूर होता है। तो अगर मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि इन सब चीज़ों के बाद में मेरे जो मैंने फिर मिसाल के तौर पर एक लड़का है जो मैं था, कि मुझे लगता था नहीं, मैं तो किसी बड़े काम के लिए पैदा हुआ। तो अगर आप दोबारा कभी हाँ कभी ना देखेंगे तो आपको उसमें महसूस होगा कि वो सुनील मैं हूँ, वो कैरेक्टर मैं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इन सब, ये बहुत ही दुनियावी और छोटे काम हैं, ये सब कमाना वाना, नौकरी करना, सब कुछ है, मैं तो किसी बड़े काम करता। वो बड़ा काम था क्या, वो तो मुझे नहीं पता था। मेरी माँ हमेशा कहती रहती थी कि जाओ टाइपिंग सीखो। तो अब मैं भी टाइपिंग भी सीखने के माँ के कहने पर नौकरी करो, वो भी तब भी वो जॉब कर दिया। उस कंपनी की हालत और ख़राब होती जा रही थी। उन्होंने एक हफ्ता तक होगा तो तुमको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। तो टाइप सीखने जाने लगा बाकायदा मेथड से, QWERT सेमीकोलन LKJH। और जब तक वहाँ पहुँचा मैं, क्विक फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, तब तक मदर ने, हमारे घर के ऊपर ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था, तो वहाँ कल्याण भैया और दो कज़न थे, वहाँ नौकरी करते थे और वो चीफ थे कल्याण भैया, लेकिन नीचे रहते थे, खुद अपनी रोटी बनाते थे। वो दमोह के थे, बुंदेलखंड के थे। तो माँ के साथ उनकी, मेरी माँ को मैंने बताया ना, टीकमगढ़ में नहीं थे तो उनको बुंदेलखंडी बहुत अच्छी आती थी, महाराष्ट्रीय तो पहले से आती थी। उसके बाद तो जो राजस्थान में बस गई तो राजस्थानी आने लगी। भोपाल के दिनों में रशियन सीखना शुरू की, उसमें धारा प्रवाह तो नहीं बोल सकी, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ बोल लेती थी वो। और तो और जब मैं 60 बरस की उम्र में मैंने पहली फिल्म बनाई, उसमें मेरी माँ भी रोल कर रही थी। तो मेरे DOP थे सनी जोसेफ, जो केरलाइट। तो एक दिन मैंने देखा मेरी माँ टूटी फूटी मलयालम में उनसे बात कर रही। तो मैंने 60 बरस की उम्र में
ये डिस्कवर किया कि मेरी माँ को छोटी मोटी सही मलयालम तो आती है। हालांकि मेरे जहांगीर स्कूल का मेरा एक दोस्त था, वो मलयाली था, तो उससे मैंने सीखने की कोशिश की थी लिखने लिखने की, जो कभी किसी ज़माने मैंने कलकत्ता में बंगला भी सीखने की कोशिश की थी। बंगला में तो काफ़ी मैं अभ्यस्त हो गया था लिखने में, पढ़ से समझने में। खैर वापस लौटता हूँ शिवपुरी, और जबलपुर के बाद फिर वापस शिवपुरी, और फिर यहाँ से ये तय हुआ कि यहाँ से मेरा पदार्पण होना चाहिए। तो उस पदार्पण में हमारे एक प्रोफेसर थे कॉलेज के, उनका बहुत बड़ा हाथ है। 1 साल तक मैं कॉलेज में लिया था मैंने, लेकिन मेरा फिर अब मेरे पास बायोलॉजी थी, क्योंकि हायर सेकेंडरी में मैं 2 विषय में मेरे डिस्टिंक्शन था। फर्स्ट क्लास तो था, ये 2 विषय में डिस्टिंक्शन था, जिसमें एक था बायोलॉजी। तो मैंने साइंस में ही एडमिशन लिया कॉलेज में। लेकिन इस बीच में ये शेर व शायरी और कविता कहानी और ये साहित्य, इससे इतना दिलचस्पी हो गई, मेरी दिलचस्पी हो गई कि मेरा उसमें दिल ही नहीं लगा। और दूसरी बात यह कि जो डाइसेक्शन करना पड़ता था लैब में, मेंढक काटना पड़ता था, धीरे धीरे वो हो गया। और उस वक्त तक मेरा ये था मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरे ताया के बेटे केवल जिसको वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मैं उनको बहुत प्यार करता था, वो एयरफोर्स में थे, कैप्टन थे, केवल कृष्ण कपूर। 65 की उसी वक्त वॉर हुई, तो 2 बहुत बड़ी घटनाएं हुई। 65 में हम लोग पिकनिक पे गए हुए थे, तो वहाँ डाकू माधो सिंह ने 13 लोगों को किडनैप किया, और उनमें से एक मैं भी था। तो 50 दिन हमने जंगलों में गुजारे, और उनके साथ ऐसा रिश्ता हो गया जैसे वो क्या बोलते हैं, स्टॉकहोम सिंड्रोम, कि वो हमें प्यार करने लगे, हम उनको प्यार करने लगे। तो जब 50 दिन के बाद हम वापस आए, तो मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे, तो मैंने अपने फादर से कहा कि मैं, क्योंकि मेरे सारे प्रैक्टिकल छूट गए, तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा। इस वक्त हायर सेकेंडरी में था, 1965। तो फादर ने कहा तुम जानो। मेरे फादर ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया। तो खैर कुछ और रीज़न हुआ, मुझे उस एग्ज़ाम मैंने दिया, और तब भी फर्स्ट आया, क्योंकि मेरे सब छूट गए थे और बायोलॉजी में। तो कॉलेज में जब आया तो 1 साल तक मेरा वो जो था, और ये आके पता लगा कि 65 की वॉर उस वक्त चल रही थी, और मेरे जो ताया के बेटे थे केवल भाई साहब, उनकी डेथ हो गई उसी, क्योंकि वो बहुत फाइटर प्लेन उड़ा रहे थे और मारे गए। तो मेरा दिल उछल गया, जो मेरा ख्वाब था कि मैं भी एयरफोर्स में जाऊं, वो सब छिन्न भिन्न हो गया। मैंने कहा नहीं, तो मैंने कहा मुझे साइंस भी नहीं चाहिए, तो मैंने फैकल्टी चेंज की, और मैं BA आर्ट्स से करने लगा। एक दिन क्या हुआ, रफत के बारे में बता ही चुका हूँ, हम लोग बहुत साथ जोड़ी कहलाती थी पूरे शहर में, सब लोग जानते थे कि दोनों जो हैं बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो एक दिन कॉलेज में पहले पहुंच गया, उस दिन रफत नहीं आया, पता नहीं क्या रीज़न था। मैं सोचा क्या करूँ, कि हम लोग का एक था पहले कैंटीन जाएंगे, पकौड़े खाएंगे, चाय पिएंगे, उधार बड़ा चलता था हमारा, और उसकी बात धमकी भी बहुत मिलती थी, इतने पैसे हो गए अब तो चुकाओ। तो हम लोग किस तरह से मैनेज करते थे। तो उस दिन वो नहीं आया था, मैं अकेला था, मैं क्या करूँ। तो मैंने देखा एक क्लास शुरू होने वाली थी, और वो, तो मैं उस क्लास में जाके बैठ गया चुपचाप पीछे। तो इस बीच में जो प्रोफेसर थे वो आए, और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। जो पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये BA फर्स्ट ईयर की नहीं है, BA थर्ड ईयर की क्लास है, हायर क्लास। तो लेकिन जब भी जो बोल रहे थे तो मुझे इंटरेस्ट आ रहा था, मैं सुन रहा था। अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, उन्होंने कहा ये आप इस क्लास के हैं क्या। मैं खड़ा हो गया, नहीं सर। तो यहाँ क्यों बैठे हैं। मैं कहा सर मेरी कोई क्लास नहीं थी, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, गेट आउट। मैं एकदम मैंने कहा सर लेकिन मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, गेट आउट। बहुत उन्होंने उससे लगा, मुझे बोलने ही नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, तो मैं गेट आउट हो गया। और ऐसा गेट आउट हुआ, उसके बाद दोबारा कॉलेज में गया ही नहीं। अब मैं यही कट करके आपको बताता हूँ कि जब मैं शादी मेरी हो गई 68-69 में, मैं दिल्ली में लखनऊ में था। तो लखनऊ में मेरी वाइफ थिएटर की थी, और मैं ये कहता था मुझे थिएटर से मुझे नफ़रत है, क्योंकि जब भवानी मंडी में थे हम, जब मैं उससे पहले मेरी पहली कहानी छपी थी नील, तो कमलेश्वर जी उस पर संपादक होते थे। तो उन्होंने एक बार मुझे चिट्ठी लिखी कि भाई बहुत देर से तुम्हारी नई कहानी नहीं आई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि कमलेश्वर जैसे जिनका मैं इतना बड़ा भक्त था, वो मुझे चिट्ठी लिख के कहानी मांग रहे। तो मैंने कहानी उसी वक्त लिखी, और बहुत ही मतलब बहुत मोटिवेट हो गया।
कहानी लिखी, उस कहानी का नाम था, दूसरी कहानी एक टुकड़ा सुख का, वो भी छपी, वो लंबी थोड़ी लंबी कहानी थी, वो सारे काम छपी। फिर उनके साथ में एक दूसरी चिट्ठी भी आई कि तुम्हारे एड्रेस जो है, तब उनको पता लगा मेरे फादर की थिएटर कंपनी कि तुम इतना थिएटर से तुम्हारा इतना जुड़ाव है, तो तुम नेशनल स्कूल ड्रामा क्यों नहीं ज्वाइन करते। पहली बार NSD का नाम मैंने तब सुना था, ये बात थी 1968। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि भाई साहब छोले भटूरे की दुकान खोल लूँगा, लेकिन थिएटर कभी नहीं करूँगा, NSD नहीं जाऊँगा। मैं इस कदर थिएटर से नफरत करता था, ऐसी नफरत करता था कि मेरे फादर की कंपनी का मैंने हाल देखा था, ये खराब बदूशी है, और तब तक कंपनी की हालत और भी खस्ता होती चली जाती। तो मैं थिएटर से दूर भागना चाहता था, लेकिन फंसा हुआ था। तो जब तिशा जो मेरी वाइफ है फर्स्ट, उनके कारण मैं वहाँ से निकल सका और लखनऊ आ गया। और लखनऊ में मैंने कहा था मुझे थिएटर वालों से मत मिलाना, लेकिन चूँकि वो खुद थिएटर करती थी तो उनके सर्कल में सब थिएटर वाले थे। तो लेकिन उल्टा था, ये पीरियड लखनऊ में जैसे कि कल्चरल रेनेसां का था कि उस वक्त थिएटर के लोगों की इतनी इज्जत थी, थिएटर के लोगों की और थिएटर की, कि वहाँ मैंने नाटक देखे। कालेजी का पहला हारी उनका नाटक एवमेंद्र जी, जो उनका वन ऑफ द बेस्ट प्लेस मैं मानता हूँ, वो मैंने वहीं देखा। बल्लाद पंडित का नाटक पांचवा सवार मैंने वहीं देखा, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दर्पण ग्रुप का है, लखनऊ दर्पण ग्रुप का। बाद में कानपुर में भी, कानपुर के दर्पण से मैंने बहुत काम किया। बाद में दर्पण लखनऊ वाले के साथ भी मैंने बहुत काम किया, जिसमें डॉक्टर अनिल रस्तोगी, स्वदेश बंधु, PD वर्मा, विजय वास्तवा और उर्मिल थपलियाल, ये सब मेरे बॉस, सब सीनियर थे, लेकिन सब मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। और मैं उनका बहुत बड़ा कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मेरा काम। मैंने उस वक्त मेरे अंदर ये था कि नहीं, इनकी मोनोपोली है दर्पण की, तो इसको मोनोपोली को तोड़ना बहुत जरूरी है। हेलो। तो हमने एक, मेरे सैमसन साहब मेरे एक दोस्त थे, जिनके साथ सड़क पे चलते चलते मैंने बहुत कुछ सीखा और उनके बारे में बताता हूँ। तो वहाँ हम लोगों ने ये तय किया लखनऊ के अंदर कि मैं पहले तो ये उस वक्त बहुत बड़ा नाम था राज बिसारिया साहब का, अब भी बहुत नाम था। हमने कहा उनको अब ज्वाइन करते हैं। तो सैमसन साहब ने कहा चलो। तो सैमसन साहब कमर्शियल आर्टिस्ट थे और बाकायदा क्वालिफाइड थे, लखनऊ ललित कॉलेज मतलब महाविद्यालय से उन्होंने 5 साल का कोर्स था, मतलब बहुत ही क्वालिफाइड आदमी थे। तो उनके साथ सड़क चलते चलते सड़कों पे मैं उनसे बहस करता। वो अंग्रेजी पिक्चरों के बहुत वो थे, शौकीन थे, और उनसे मैंने फिल्म देखना सीखा। कुछ चीज़ें मैंने ऐसी सीख ली थी एक्सीडेंटली, जैसे हम दोनों का कॉमन थ्रेड था, वो थी फिल्म थी एंटोनियोनी की ब्लो, जो मैंने 69 में शायद दिल्ली में एक फेस्टिवल में देख ली थी। और वो फिल्म देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मेरे लिए पहले जो अंग्रेज़ी फिल्म होती थी, या तो वेस्टर्न होती थी घोड़सवार वाली, या फिर डॉक्टर नो टाइप, इस तरह की फिल्म होती थी, लेकिन यूरोपियन सिनेमा से मैं अपरिचित था। तो वो ब्लो अप एंटोनियोनी, माइकल एंजेलो एंटोनियोनी की फिल्म वो थी जिसने मेरा दिमाग मेरा वो कर दिया। तो एक बार मेरे बेटे की, मेरे जब तक मेरा बेटा हो गया था, 69 की बात है, वो 1 साल का हुआ था। तो उस पार्टी में मिस्टर हैरीमन सैमसन से मेरी भेंट हुई, और हम लोग बात ये चली। उन्हीं दिन अखबार में आया था कि वो फिल्म ब्लो अप जो है रिलीज़ हुई है। तो उन्होंने कहा मैं कल वो देखने जाऊँगा। मैंने कहा ये मेरी पहले देखी हुई है, चलिए साथ में चलते हैं। तो ये एक कॉमन थ्रेड था हम दोनों के बीच, ब्लो फिल्म। और उसके बाद फिर हम लोग और कोई भी फिल्म मिस नहीं करते थे। यहाँ तक होता था कि अगर कोई फिल्म कानपुर में रिलीज़ हो, एकदम सुबह सुबह जाते थे कानपुर में देख के आते थे। अंग्रेजी फिल्मों का, यूरोपियन सिनेमा का शुरू से बहुत शौक रहा। जितनी कोई भी फेस्टिवल हो रहा है कि किसी भी कंट्री का, चाहे चेक फिल्म का हो, चाहे जर्मन फिल्म हो, हम कोई छोड़ते नहीं। तो खैर, तो सैमसन साहब जैसे सड़क पर चलते थे, मन से पूछता था डायरेक्टर्स के बारे में, तो वो मुझे बताते थे ये डायरेक्टर अच्छा, ये डायरेक्टर अच्छा। डेविड लीन नाम पहली बार उन्हीं से सुना मैं, और बहुत बड़े पेंटर्स वगैरह। तो मैं उनसे कहता था कि मुझे पेंटिंग बताइए, ये इम्प्रेशनिज्म क्या होता है, एक्सप्रेशनिज्म क्या होता है। वो मुझे सड़क पर चलते थे, हाथ पर साइकिल होती थी उनके, पैदल पैदल चलते रहते थे, हम जाते थे और मुझे बताते थे। फिर वो कहते थे अगर बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो तो लस्ट फॉर लाइफ पढ़ लो, उसकी अपने वैन गॉग की लाइफ पे, या मून एंड सिक्सपेंस पढ़ लो उसकी लाइफ पे, उसकी
क्या नाम था उसका, खैर इम्प्रेशंस था। तो लेकिन मैं ये कहता था सर मुझसे पढ़ी नहीं जाती अंग्रेजी, अंग्रेजी आती नहीं, बहुत ही काम चलाओ, तो मतलब बोलना तो दूर की बात, समझने में बहुत दिक्कत होती। तो हंसे वो, कहला अच्छा ठीक है बताता हूँ। तो उन्होंने एक बार मेरे हाथ में एक किताब ला के दी थी, जेम्स हेडली चेज, और उन्होंने कहा कि रजीत किसी तरह से आप इसको पढ़ डालिए एक बार पूरी तरह से और देखिएगा आप क्या होता है। पहली किताब ख़त्म करने में मुझको 15 दिन लग गए, लेकिन किस तरह से डिक्शनरी खोल के देख के उसमें बहुत सारे स्लैंग्स होते थे, मुझे समझ ही नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे पढ़ डाली। और वाकई वो किताब इतनी रोचक थी कि रात को मैं कई बार सोचता था अब मैं सो जाऊँ ये चैप्टर ख़त्म करके, लेकिन वो चैप्टर ऐसी जगह ख़त्म करता था जहाँ नींद उड़ जाती। तो किस्सा गोई उससे सीखी, जेम्स हेडली चेज से। तो अभी आगे मैं बताऊँगा आपको आगे कैसे काम आए। तो सैमसन साहब का बहुत बड़ा ये कॉन्ट्रीब्यूशन था कि मैं अक्सर दूसरों से कहता था कि NSD जाओ या FTI जाओ। तो एक दिन वो बोले आप दूसरों से कहते रहते आप खुद क्यों नहीं जाते? मैंने कहा मैं, तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, 3 साल का बेटा था। मैंने कहा माँ मेरा तो वक्त निकल गया, मेरा कोई नहीं निकला। जब उन्होंने फ़ौरन जो है NSD चिट्ठी भेजी, प्रॉस्पेक्टस मंगाया, जब प्रॉस्पेक्टस आया वो मुझे साइकिल पे बिठा के फोटोग्राफर के यहाँ ले गए। कई दिन की बढ़ी हुई मेरी दाढ़ी थी, उन्होंने कहा कोई सब चलेगा। फ़ोटो खिंचवाया, 3 दिन बाद में पॉजिटिव उसका बहुत दिनों बाद मिलता था, मिला, उसी प्रॉस्पेक्टस पे लगाया, बेच दिया। इस बीच में जैसे एक बार मैं उनके कमरे में भी गया, ऑफिस में उनका डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उसमें काम करते थे, और उनका ये काम था कि साल में मतलब इस साल कितनी कहाँ का कितनी कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी जॉब्स आई हैं, कितनी दी है, ये सब ये नक्शे बनाना। तो एक दिन मैं गया तो बिजी थे, मैंने क्या कर रहे हैं, अब वहाँ चलना है ना अपने पास, कहते नहीं आज नहीं जा पाऊँगा। क्यों? कहते मैं बिजी हूँ। तो मैंने देखा उन्होंने, तो उसमें वो हायर सेकेंडरी 9th क्लास के किसी की जो ड्राइंग्स होती हैं बायोलॉजी की वो बना रहे थे। मैंने कहा ये किसकी है? तो उनका चपरासी था तिवारी, उसकी बेटी ड्राइंग में कमज़ोर थी, तो उसको उसका एग्ज़ाम था, तो उसके लिए वो कॉपी लाया था कि जब से आप बना। तो वो उतनी ही निष्ठा के साथ, उतनी ही जिम्मेदारी के साथ बना रहे थे जितने जैसे वो बहुत बड़ा प्रोफेशनल काम कर रहे थे। खैर उन्होंने किया। तो बाद मैंने पूछा, आप कहते हैं इस बहाने कम से कम मैं अभ्यास तो मेरा होता रहता है ना, और मैं किसी के काम आ रहा हूँ, कितनी बड़ी बात है। तो ये भी बात मेरे दिमाग में गांठ मार दी। मैंने कहा ना हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारा रिफ्लेक्शन होता है। तो मैं जो भी काम किया ये सब चीज़ें, ये है मेरे जीवन की जो धरोहर है, ये सब छोटे छोटे अनुभव जो मुझे समेट के जिसने मुझको मैं बनाया। तो खैर तो इस तरह से उनके कहने से उन्होंने धक्का दे के, और मुझे याद है कि जब मेरे पास बहुत लेट आया था उसका कार्ड, मतलब इनविटेशन जिसे कहते हैं अप्रूवल का, कि भाई आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया NSD से। उस दिन मैंने अपनी वाइफ को बताया कि भाई ऐसा ऐसा मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तो और बहुत लेट हो गया, 1 हफ्ता लेट में डाक की गड़बड़ से मिला। मुझे हर चीज़ बहुत देर में मिली है, इसीलिए मैंने फेसबुक पे अपना अहमद फराज का एक बड़ा अच्छा शेर है मैंने डाला है कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है मुझे। तो मुझे हर चीज़ बड़ी देर से मिलती है, और इसीलिए मुझे मोमिन नियाज़ी की वो नज़्म भी याद आती है, बहुत देर कर देता हूँ मैं। वो देर किन किन चीज़ों में की है मैं भी बताता हूँ। बहरहाल मुझे उन्होंने 22 रुपये उस वक्त लगा करते थे दिल्ली से अनरिजर्व डब्बे में सफ़र करने के, लखनऊ से दिल्ली। तो उन्होंने मुझे टिकट दे के दिया, उनकी भी आखिरी महीना चल रहा था, तनख्वाह नहीं मिली थी, उनकी जेब में तो 16 रुपये थे, तो 10 रुपये उन्होंने मुझे दे दिए, 6 अपने पास रख के कि तुम जाओ इंटरव्यू तो दो, बाद में लौट के आ जाना। अब भाई मैं आ गया, इत्तेफाक से उसी ट्रेन में बड़ा पंडित जो थे वो दिल्ली जा रहे थे, तो उनसे चूँकि पहले परिचय हो चुका था, उनका मैं नाटक देख चुका था, उनसे मिल चुका था, तो उनसे ठीक था। लेकिन वो थोड़े से रिजर्व किस्म के इंसान थे, और दूसरी बात मैं ऐसा कुछ था ही नहीं जिसमें उनका कुछ उनको इंटरेस्ट होता। खैर तो दिल्ली उतरते के साथ ही मेरी चप्पल टूट गई। वो 3.5 रुपये की प्लास्टिक वाली चप्पल थी, अब उसको छुड़वाने तक का टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे फ्री में लिफ्ट मिल रही थी, 10 रुपये मेरी जेब में सुरक्षित थे। तो मैं उनके साथ हॉस्टल आ गया, तो हॉस्टल की छुट्टी थी, उन्होंने अपना रूम खोला, मैं बाहर वेट करता रहा, और उन्होंने खाली ये कहा कि इस्तेमाल करके नहा धोने के बाद चाबी जो है चौकीदार को दे दिया, उसके बाद वापस मत आना। ठीक है। तो फिर मैं उनके चले गए, मैंने किया, और चप्पल तो बस टूट चुकी थी, मैं क्या करूँ। तो उनकी सैंडल पड़ी थी,
मैंने वो सैंडल पहन ली, मैंने कहा बाद में आऊँगा और सैंडल छोड़ दूँगा। उनका 10 नंबर का पैर था, मेरा 8 नंबर का, तो बात ही इल फिटिंग। लेकिन चलो चलते हैं, कैसे इंटरव्यू दिया एक बड़ी अलग कहानी है। और उसके बाद ये दौर एक NSD का यहाँ से शुरू हुआ। और इस यात्रा में जो सबसे बड़े मेरे नेविगेटर कह लीजिए तो मिस्टर सैमसन थे, और वहाँ और एक सुरेश चतुर्वेदी जो मुझे बहुत उम्रमंद के नाना दादा बन चुके थे, लेकिन मुझे बहुत प्यार करते थे। उनसे लेखन के और गुण सीखे, और उनसे भी अपनी कहानी एक सारकतली भेजी थी क्रमशः, उनको दी सलाह के लिए। उन्होंने उसमें थोड़े से संशोधन किए कि इसमें ये गड़बड़, इसको ठीक किया, उसके बाद भेजा, वो भी छप गई। तो जब मैंने कभी किसी की अपने सीनियर की सलाह ली है और उस सलाह को मैंने माना है, उसके मुझे हमेशा अच्छे परिणाम मिले। एक सलाह मैंने नहीं मानी, लेकिन उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और मेरे गुरु को भी नहीं है। वो थे मिस्टर अलकाजी। 76 में मैंने अपना डिप्लोमा प्रोडक्शन किया, वाइजेक। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, ये नहीं कर सकते आप। मैंने कहा क्यों सर? उन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल प्ले है। उनको लगा कि मैंने कहा सहयोग से उस वक्त अच्छी बात मेरे दिल से निकली। मैंने कहा जी हाँ सर, बहुत मुश्किल प्ले है, इसीलिए करना चाहता हूँ। एक सेकंड जो उन्होंने देखा, ठीक है। तो उसका नतीजा ये निकला कि मैंने एक इतना मुश्किल प्ले उठा लिया जिसकी दुनिया में बहुत इक्का दुक्का ही प्रोडक्शन हो गए थे। वो जर्मन क्लासिक था। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मुझको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। और एक नई बात उस वक्त ये हुई कि मेरे साथ हम लोग बैचमेट्स थे। पवन मस्करा शायद देख रहा हो, अनिल चौधरी, ममता गुप्ता, वो UK में बस गई, BBC में काम करती थी, अब तो रिटायर हो गई। और और भी मेरे बैचमेट जो डायरेक्टर्स थे, उनमें जो देख रहे हुए तो उनको मालूम है कि हम लोग पहले बार ऐसा हुआ था कि हम सब के प्लेस का एक फेस्टिवल हुआ था एक्सक्लूसिव। वरना स्टूडेंट प्रोडक्शन के, और हम 7 डायरेक्टर्स के इतने कॉम्पिटेंट प्लेस थे, इतने अच्छे प्लेस थे कि अलका साहब ने डिसाइड किया कि 1 महीने का फेस्टिवल वो करेंगे, जिसकी शुरुआत मेरे प्ले से हुई, वैसे से 10 शो उसके। और क्लोज में भी ऐसा हुआ, इत्तेफाक ऐसा है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मुझको वो प्ले डायरेक्ट करते, उनको अचानक जाना पड़ा कुवैत। एक्चुअली वो अरब थे, ओरिजिनल कुवैत के रहने वाले थे, तो उनको कुछ ऐसा था, बीच में उनको जाना पड़ता था ताकि वो रिन्यू करा सके। और उन्होंने मुझसे तब तक वैसे हो चुका था, तो उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया तो उन्होंने कहा रंजीत ये प्ले आप डायरेक्ट कीजिए। मेरे लिए इतना बड़ा, मेरे गुरु मुझसे कहा, खैर वो किया। और वो बिच्छू था कॉमेडी, और वो सुपर हिट हुआ। तो ये मेरे लिए एक गॉड सेंड एक अपॉर्चुनिटी थी कि इस 1 महीने के फेस्टिवल की शुरुआत में वॉइसेक, एक ट्रेजेडी एक्सपेरिमेंटल प्ले, वर्ल्ड क्लासिक, और एंड हो रहा है वो भी क्लासिक है, मॉलियर। तो उससे मैं हमेशा अपने एक्टर्स को ये कहता हूँ। ओमपुरी ने बाद में 79 में मुझे बुलाया कि मैं बिच्छू तुम्हारे साथ, बिच्छू और मेरे साथ। तो उसमें नसीर साहब भी थे, ये दोनों मेरे सीनियर, लेकिन उम्र में मुझसे छोटे। इनके साथ ये दिक्कत ये थी कि NSD में जितने इन्होंने तब तक नाटक किए थे वो बहुत ही गंभीर नाटक थे, उनकी इमेज एक गंभीर उनकी तरह थी। तो वो बहुत ही, उनके अंदर इनोवेशंस बहुत थे। तो मैं कुछ करके बताता था ऐसा कीजिए, तो वो हंसते थे, लेकिन जब उनकी बारी आती थी करने की तो कर नहीं पाते। तो शो से 1-2 दिन पहले तक ओमपुरी बहुत नर्वस थे। मुझसे बोले क्या करूँ? तो पृथ्वी थिएटर में शो था, तो मैं उनको पीछे घुमाने ले गया समुद्र किनारे, और मैंने कहा पुलिस साहब आप कभी मुझे थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि जब तक कोई एक्टर मॉलियर ना कर ले कंप्लीट एक्टर नहीं है। मैंने कहा मॉलियर आपको लिबरेट करता है, ये आपको जो बोझ एक लदा रहता है, चाहे नसीर साहब हो चाहे आप हों और पंकज जैसे हैं, वो उनके ऊपर, लेकिन पंकज ने बहुत कॉमेडी की है इसीलिए वो अपनी जगह बना सका। कॉमेडी के बिना, मॉलियर तो फार्स था, कॉमेडी के बिना एक्टर कंप्लीट एक्टर नहीं हो सकता, जो बाद में उन्होंने महसूस किया और बाद में स्वीकार किया। और आखिरी दिन तक, आखिरी दिनों तक वो यही कहते थे कि कॉमेडी कमाई में रंजीत की वजह से खा रहा हूँ। अब कॉमेडी की बात चली है तो कुंदन के साथ मेरी तब तक जान पहचान नहीं हुई थी, लेकिन उसके बैच के लोगों के साथ मैं बहुत
क्लोज आ चुका था, क्योंकि 76 में ही लोगों ने पास आउट किया था FTI से, और उन्हीं का एक बैचमेट था अशोक आहूजा, जो दिल्ली बेस्ड था। उसने 77 में मेरा प्ले देखा और उसने तय किया कि इस पर फिल्म बनाऊंगा, तो तुम मुझे इनसे मिलवा दो। तो हम लोग बॉम्बे आए, मैंने पंडित आनंद कुमार जो उसके राइटर थे उपन्यास को, उनसे मिलवाया, और वो एक लंबा एक अरसा 1.5 साल तक उनके परसू करता रहा। पता नहीं किसी बहाने से कैसे कैसे करके वो राइट्स नहीं दिए, और उस फ्रस्ट्रेशन में उसने एक और स्क्रिप्ट लिखी अशोक आहूजा ने, और मुझसे उसको सुनाई कि तो मैंने ये लिखा है, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका नाम उसने आधा शिला ही रखा। फिर उससे मुझसे कहा इसका म्यूज़िक तुम करो। म्यूज़िक, मैंने कहा यार नाटक वाटक में कर लेता था, म्यूज़िक सिनेमा का म्यूज़िक? कहते हाँ। तो और कहते मेरे पास पैसे नहीं है म्यूज़िक, मैं किसी और म्यूज़िक डायरेक्टर ले नहीं सकता। तो मुझे अच्छा ठीक है। तो 5 गाने थे, तो मैंने कंपोज किए। उस पर रफत संजरी ने मेरा थोड़ा साथ दिया, परकशन तो वही होता है। तो 5 गाने थे, मुझे 500 रुपये मिले, 100 रुपये पर सॉन्ग। फिर हम बॉम्बे आए और ढूंढा तो अरेंजर मिले उत्तम सिंह, बड़े प्यारे इंसान, तो उनसे मुलाकात हुई। वो आज भी मुझको याद करते हैं कि हाँ आप रणजीत कपूर हैं, और उन्होंने मेरे गाने अरेंज किए थे। एस वायलिनिस्ट, एस अरेंजर, और वो एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच किया मुझे उसने उस अनुभव में कि मैं तो बॉम्बे से मेरा पहला जो ताल्लुक़ हुआ है, इंट्रोडक्शन हुआ है, वो एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, एज ए लिरिसिस्ट हुआ है। तो बॉम्बे में एक और जो बहुत बड़ा मेरे लिए स्कूल रहा, वो थे कैफ़ी हाज़मी। मैं उनको अब्बू बोलता था, शौकत आबा को अम्मी बोलता था, क्योंकि इस तरह का बहुत ही इस तरह का उनके साथ एक रिश्ता जुड़ गया था। तो मेरी हर शाम जानी कुटीर में उन्हीं घर पे गुजरती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ उनके अबरार भी उनके पड़ोसी होते थे, पास में रिशामत रादिल, वहाँ जुल वेलानी, सदा जाफरी, मजरूर साहब आते जाते रहते। तो मुझे ऐसा लगता था कि इनकी सोहबत में मतलब इनके पर या कदमों में बैठ जाओ, और वहाँ बोलने का तो सवाल ही नहीं, चुप होकर ही सुनना। तो ये इनको भैया इनको सुन लो, या पता नहीं कब चले जाएंगे, यही है जो कुछ है। तो वहाँ एक दिन क्या हुआ, ये देखिए बहुत ही प्रेरक घटना है कि मैं ऐसे बैठा हुआ था, और कैफी साहब इधर कुर्सी पे थे, और वो उनकी नज़र बाहर तक जाती थी, जहाँ बाहर उनका गेट था, और बांसों की एक वो थी, एक जैसे ब्लाइंड से थी, लेकिन वो खुल दिखाई सब देता है, और पीछे उनका लॉन था, दरख्त थे। तो मैं उनके मुखातिब था, उनकी नज़र के बाहर गई, तो उस वक्त तक वो माजूर हो चुके थे, लेकिन वो किसी तरह से धीरे धीरे उठे। मैं समझ में आया क्यों उठे। तो जब तक वो उठे तो मुझे समझ में आया कि क्यों उठे थे। तो दाखिल हुए मजरूर सुल्तानपुर, तो उन्होंने आदाब किया सबको, बैठो बैठो कैफी बैठो। बहुत ही बेतकल्लुफ़ थे वो लोग आपस में, बैठ गए सब। तो मेरी उससे पहले मुलाकात एक बार हो चुकी थी, लेकिन मैंने कहा ना कि ये इतनी बड़ी बड़ी इतने जाइंट्स थे लोग, इनके सामने हम क्या बोलना तो है ही नहीं। चुपचाप जो आते जाते थे लोग, तो मैं उनके लिए जगह छोड़ के कोना घूमता रहता था। तो वहाँ बहुत कुछ सीखा। तो एक जो और बहुत बड़ी चीज़ सीखी वो ये थी कि दूसरे दिन मैंने कैफी साहब से पूछा कि अब्बू एक बात पूछूँ, आप बताइए ना। कि हाँ पूछो। मैंने कहा कि आप कल उठ गए उनके लिए, मजरूर साहब के लिए। मजरूर साहब ने कहा भी बैठे रहो, फिर ज़रूरत नहीं है उठने की। तो मैंने क्यों हंसे, बस अपने बचपन का उन्होंने एनेक्डोट सुनाया। कहते हैं मैं बचपन में मिजवा गांव में कि पतंग का बड़ा शौक होता था, और मैं पतंग उड़ाया करता था। तो एक बार स्कूल से छुट्टी हुई, मैं भागा और अंदर भागते चला गया, अंदर चला गया। मुझे नहीं पता था, मेरे फादर वहाँ बैठक में बैठे थे, और उनके बहुत ही अजीज़ और बड़ी महज़ब मेहमान भी वहाँ बैठे थे। और कहते मैं ऊपर गया, वहाँ से अपनी पतंग चरखी ली और मैं बाहर भागा। तो जब तक दरवाज़ा पहुँचा तो मेरे फादर ने मुझे आवाज़ लगाई, रुको रुको। उनका नाम भूल रहा हूँ, उनका जो असली नाम था कैफी, तो उनका तखल्लुस था। इधर आओ। ये आए जी। उन्होंने कहा कि ये बैठे हुए थे, उन्होंने जाते हुए उनको आदाब किया ना, आप याद तो माफ़ करता, माफ़ कीजिए, मैं आदाब करता, आदाब किया। कहते ऐसे नहीं, अभी जाओ दरख्त यहाँ बाग में जितने दरख्त हैं उन सबको आदाब करो। तो ये सज़ा मिली कैफी साहब को। तो वहाँ कम से कम 300 दरख्त थे आम और अमरूद के,
और एक एक दफ्त के सामने खड़े होकर उन्होंने अदब के साथ आधा अदब किया। तो अब बोल के इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये जो शिक्षा मुझे मिली। तो ये इन लोगों में ये जो एक वज़ीदारी थी, तो इस सीन को मैंने राजकुमार संतोषी के लिए लिख रहा था फिल्म, बाद में छोड़ दी थी मैंने वो कि क्या फटा पोस्टर, तो उसका तो मैंने सीन लिखा था। ये कहाँ से आता है? जो मैंने आपको कहा ना कि हम जो जीते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में मैंने सीखा, वही हमारे काम में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि क्या कहना एक ऐसी कहानी थी जो पहले कहानी स्टोरी 3 पेज की थी, 4 पेज की थी, हनी ईरानी की। तो कुंदन मुझे बुलाया कि यार उन्होंने इसके राइट्स ले लिए इस कहानी के, ये बनानी है। मैं कहा 3-5 पेज तो नहीं, हाँ चकाती थे, मैं पढ़ के बताता हूँ। दूसरे दिन तो एक जो ईमानदारी मैंने जो इन लोगों से सीखी है, जल्दी से मैं सुनाना चाहता हूँ ये बात। तो खैर वो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं ये अच्छी नहीं, और मैंने कहा ये तो हमारी स्क्रिप्ट, हमको वापस करना है। कहा उसमें चरवा था क्या, कभी हाँ कभी ना का, और जूली का। इसमें मजबूरी है, क्यों? जूली की कहानी ये थी कि वो अनवेड मदर है, प्रेग्नेंट हो जाती है, रोमन कैथोलिक है, तो उसका रिलीजन अलाउ नहीं करता है। तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं लिखता। तो कुंदन ने कहा ठीक है तू नहीं लिख सकता, मैं क्या करूँ? तो उनको मना कर दिया, उनको तोराली ब्रदर्स को। कुछ दिन 3-4 महीने बाद फिर मुझको बुलाया कि यार वो पीछे पड़े तो लिखना ही है, और लिखना है। तो मैंने कहा तो पहले एक शर्त है, हनी ईरानी से हमारी मुलाकात की जाए, कराई जाए, और वो हमारी बात मानने को तैयार हो जाए, हम इसमें चेंज करना चाहते। हनी जी ने तो फ़ौरन कह दिया, वो उनको परवाह भी नहीं थी, उनको पैसे मिल चुके थे और क्रेडिट सारा उनको जा रहा था। हम लोग, मैं तो मतलब खामोखा हिंदी सिनेमा में राइटर जो है, जब कभी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था कि पॉलिटिक्स जो है वो एक अनिवार्य बुराई है, तो इसी तरह से इस इंडस्ट्री के अंदर लेखक जो है एक अनिवार्य बुराई है, एक नेसेसरी ईविल, कि जिसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वरना उसके बिना काम चलाना उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल तो ये एक सिलसिला शुरू हुआ। तो क्या कहना, हमें जब क्लाइमेक्स लिखना था तो पहले तो हमने कहा कि नहीं, ये मजबूरी नहीं है, ये जो लड़की अगर इस बच्चे को पैदा करना चाहती है, डिस्पाइट रिफ्यूज बाई टू मैरी हर बाई द प्रोटैगनिस्ट, तो क्या मजबूरी है उसकी? क्यों उसको ये, क्या उसकी चॉइस क्यों है? तो ये चॉइस होनी चाहिए, जूली की तरह वो मजबूरी नहीं होनी चाहिए, उसकी चॉइस होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर उसको पूरी फैमिली को ब्राह्मण फैमिली बनाया, मेहता फैमिली बनाया। क्यों? मेरी सेकंड वाइफ जो है वो मेहता है, और मैंने उनकी इस कम्युनिटी में जो मोयाल कहलाते हैं, मैंने ये एका देखा, एक जो नोबिलिटी देखी, वो कमाल है। कि जैसे एक बार मधु के भाई की शादी थी करनाल में, तो मुझे कहा चलना है शादी में, चलना है। अब मैं बहुत कॉन्शियस हो रहा था कि मैंने कहा भाई मैं तो इसका सेकंड हस्बैंड हूँ, ये मेरी सेकंड वाइफ है। तो लेकिन एक बात देखिए अच्छी, उनके अंदर इतना नैतिक साहस है इस कम्युनिटी के अंदर कि मैं एडमायर करता हूँ। पूरे जितने उनके रिश्तेदार आए थे 400-500, सबको ये बात पता थी कि रंजीत का जो है इनके ये मधु जो है रंजीत की सेकंड वाइफ है, इनकी फर्स्ट वाइफ हैं। और मेरे सम्मान में, मेरे उसमें कहीं किसी तरह का वो नहीं हुआ। और इस यूनिटी का एक और उदाहरण आपको दे दूं कि एक बार दिल्ली में थे हम लोग, तो मेरे 2 घर हो गए थे, तो एक 2 दिन इधर 2 दिन उधर ऐसे मैं करता था। ये बहुत ही फनी है, लेकिन है मेरी ज़िंदगी का ऐसा। तो एक दिन पता लगा कि मेरी एब्सेंस में सुबह सुनील दत्त आए थे। तो उन दिनों संजय दत्त जो था वो जेल में था, तो वो बहुत डिस्टर्ब थे। तो वहाँ उन्होंने कहीं पंजाब में पूछा होगा, कंजकें आने वाली है दिल्ली में, लेकिन मुझे निकलना है, दिल्ली जाना है, वहाँ कोई है जो ये मेरे लिए काम कर सके? तो उन्होंने कह दिया कि हाँ शंभुनाथ मेहता की बेटी है मधु, वो कर देगी। तो वो मधु के पास आ गए सुबह और रोए भी, आंखों में आंसू। उस वक्त कांग्रेस के सांसद होते थे और क्या बहुत ही दवाएं देके वो गए। दूसरे दिन मुझे पता लगा ये सब चीज़ें। एक दिन ऐसे ही और हो गया कि पता ही लगा फिर मेरी एब्सेंस के अंदर कि मधु के उनका फ़ोन आया, मौसा जी का फ़ोन आया। तो कैसी हो बेटा, पूछा होगा पंजाबी में, वो लोग पंजाबी में बात करते हैं बहुत अच्छी। मधु ने कह दिया ऐसे कि बस ठीक हूँ, जी रही। क्या बात ख़त्म हो गई। 1 घंटे के बाद ये नीचे 4 कारें खड़ी थी,
और उस पर लदे लदे 8-10 बूढ़े लोग वहाँ पहुँच गए। और मैं आनंद बख्शी भी, क्योंकि आनंद बख्शी भी मोहियाल कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो उन्होंने कहा, और उनका स्टांस ये नहीं था जो बाद में मैंने उसमें इस्तेमाल किया अपने प्ले में, जनपद किसमें, तो उल्टा था। लेकिन उसमें यह था कि ये नहीं कि हमारी बेटी से कितना न्याय किया हम उनको गोली मार देंगे, ऐसा नहीं। हम उनसे मिलना चाहते हैं, मतलब मुझसे, हमारी बेटी से क्या गलती हुई है, हम उसकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं। और अब तो ये जो नोबिलिटी है, ये क्या कहना में काम आई, तो मैंने क्या कहना है, जो फैमिली बनाई है, इसलिए जो उसने रोल किया है अनुपम ने भी, उसका नाम रखा है शंभुनाथ मेहता, जो कि मधु के फादर, जिनसे मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई थी, उससे पहले ही मर चुके थे वो, तो उनका नाम शंभुनाथ मेहता था। तो वो मेहता फैमिली है। और जो जिस फैमिली के साथ उनकी शादी हुई है वो छिब्बर फैमिली है। तो ये सब, जब मैंने इस कम्युनिटी की इसको जाना, तो मैं इतना सम्मान करने लगा। मेरे जितने प्लेज हैं, ज़्यादातर प्लेज करते मेरे कैरेक्टर का नाम अरुण बख्शी है। अरुण बख्शी नाम का एक और व्यक्ति इसी दिल्ली बॉम्बे में एक्टर हैं, और उनका एक मुझ पर व्यक्तिगत बहुत बड़ा एहसान रहा, लेकिन उसी मोहियाल फैमिली से हैं। तो मैंने उनको भी ट्रिब्यूट दिया है, पूरी कम्युनिटी को ट्रिब्यूट दिया मैंने उनका नाम, क्योंकि बख्शी जो थे वो कांता बहन जी, मतलब मधु के बड़े भाई के बड़ी बहन के पति थे, मेरठ में रहा करते, उनसे मिला भी हूँ। खैर, तो ये बता रहा हूँ ना कि जो रिफ्लेक्शन है, जो आप जीते हैं वो आपके काम में होता है। तो मेरे काम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं। चलते चलते आपको एक अच्छा वो चीज़ बताता हूँ कि जो मैं वापस जाता हूँ 68 में, कि जहाँ मेरा रुझान हुआ, एक राम नाम का दोस्त था जो सट्टे का धंधा करता था, ओपन टू क्लोज, मटका जैसे बोला करते थे। तो उसने मुझसे कहा कि मैंने पहली बार देखा ये होता क्या है, तो कहता अभी मैं बिज़ी हूँ थोड़ा, तो मैं चुपचाप बैठो, तुम चाय पी लो। तो वो फ़ोन आता था कि ओपन, और वहाँ से आता था, इतना अच्छा मेरे पास ही पंजा जो है ज़्यादा हो रहा है, तू ले ले, इतना 500 8,000 का तू ले ले, उतार रहे हैं। तो बाद में उसे समझाया कि अभी ये थोड़ी देर में ओपन जो है ये बंद हो जाएगा। इस बीच में आप दिन भर में जो लोगों ने उसको बुकीज जो होते थे तो लगाते थे इस पर, तो उसमें कितने उनको लगता था कि यार ये 5 नंबर जो है आज आ सकता है, तो 5 नंबर पे ज़्यादा अगर उनका दावा हुए तो रिस्की है। तो किसी और खाईवाल को फ़ोन करते थे, कहीं उज्जैन, कहीं इंदौर, कहीं रतलाम, कहीं नागदा, कि भाई हमारे पास 5 नंबर ज़्यादा हो रहा है, तुम इसमें से इतना तुम ले लो। वो कहता अच्छा ठीक है 2000 मैं ले लेता हूँ, 2000 का, मेरा 6 नंबर ज़्यादा हो रहा है, 2000 तुम ले लो। कहते ओके। तो ये सारे, इतनी ईमानदारी मैंने किसी धंधे में नहीं देखी। कहने को ये इलीगल काम था, लेकिन विश्वास कीजिए इतनी ईमानदारी से होता था, सिर्फ ज़बानी होता था और लोग उसकी लाज रखते थे। तो मैंने कहा अच्छा। फिर कहता फिर रात को क्लोज होता है, 8:30 बजे होता है, तो उसका रिजल्ट भी आते आते आधा घंटा लग जाता है। तो मेरा क्यों, कोई फ़ोन, कहते नहीं फ़ोन पे नहीं कर सकते, बरसों हो गए लोग इसका तोड़ नहीं निकाल पाए। मैंने कहा अगर जिस पर वहाँ ओपन हो रहा है, कहते दिल्ली बॉम्बे में ओपन होता है, तो इसका तोड़ कई साल कोशिश की। मैंने कहा वायरलेस से, कहते कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जेम्स एडली चेज यहाँ काम आया, मैं दूसरे दिन उसके पास फुल प्रूफ स्कीम लेके गया, बड़ी ज़बरदस्त। वो हक्का हक्का रह गया, कहते चलो बॉम्बे चलते। बॉम्बे लेके आ गया, वहाँ बाकायदा 4-5 लोगों का उनका सिंडिकेट था, उनके सामने मुझको पेश किया गया। जैसे वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, जैसे पता नहीं टेस्ला की तरह कुछ, जब पता नहीं क्या फार्मूला ढूंढ निकाला, वो भी दंग रह गए। और सब लोग मुझको एडमायर करने लगे, और मुझको ये ऑफर हो गया कि इस स्कीम पर काम कर लीजिए। और उस वक्त उस सस्ते ज़माने के अंदर उनका हम आपको फ्लैट लेके देते, आपको गाड़ी लेके देते हैं, शोफर डिवर, 25,000 रुपये आपको महीना मिलेंगे, प्लस साल भर में जितनी कमाई होगी उसका 10% आपको देंगे, जो किसी भी हालत में 1 लाख से कम नहीं होगा। तो इससे बड़ा और क्या किसी को ऑफर हो सकता है। मैं तो बिल्कुल गदगद हो गया। तो हम दोनों वहाँ पीला हाउस बॉम्बे में है, वहाँ एक छोटा सा होटल था, वो रह रहे थे, एक ही रूम थे, मतलब एक रूम के अंदर 2 बेड थे। तो हम हर शाम को हम लोग फिल्म देखने जाते थे, मैं और राम। तो एक दिन तलाश फिल्म रिलीज हुई थी, हम लोग तलाश देखने जाते, वहाँ गए तो उसका टिकट नहीं मिला। उनका चलो टैक्सी, दूसरी एक जगह साइड पर रोकी गाड़ी, उसका मतलब सिनेमा हॉल का नाम क्या था मुझे भी नहीं पता। दूसरे कहा मैं देखता हूँ टिकट मिलता है। तो वो टैक्सी से उतरा और गया, अरे आवाज़ आजा आजा आजा, टिकट मिल गया इसका, और सस्ते में मिल गया।
टैक्स फ्री थी फिल्म। अरे मैंने कहा ठीक है, टैक्सी से उतरा, हम लोग जाके बिना ये देखे ये फिल्म कौन सी है, हम अंदर बैठ गए। अब फिल्म शुरू हुई। वो फिल्म थी सत्यकाम। अब फिल्म देखते देखते वो तो थका हुआ था और उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, वो तो सो गया। मेरी हालत ये हो गई, मैं रो रो के, मेरा बेहतर रुमाल मेरा नाक बह रही है, मैं तो बिल्कुल पागल हो गया सत्यकाम देखने के बाद। और रात को होटल में आए हैं, मैं ट्रांस में था, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे आदर्श क्या होते थे, मेरे सिद्धांत क्या होते थे, और मैं इस लाइन पे आ रहा हूँ। दूसरे दिन से मैंने यू टर्न लिया और मैं आया वापस। उसके बाद भवानी मंडी से छोड़ के लखनऊ चला गया। उसके बाद 18 साल बाद भवानी मंडी वापस आया। उसको आज तक ये पता नहीं राम को अभी जिंदा है कि नहीं मुझे मालूम, कि मुझे क्या हुआ था, मैं क्यों आ गया था वापस। अब कट करके बताता हूँ। जब मेरी पहली मुलाकात हुई बासु छत्रे जी से, मैंने प्ले लेके आया हुआ तो बॉम्बे के अंदर, वो था ये तो कौवा फैसला। तो उसी वक्त मुझे यश चोपड़ा से भी ऑफर मिला कि सेम कास्ट के साथ मैं प्रोड्यूस करता हूँ, आप डायरेक्ट कीजिए। वो चीज़ वो उनसे भी मुझे ऑफर, 3 लोगों से ऑफर था मुझे, राजमाल ब्रॉस से भी था कि वसुधा ने कहा यार ना डायरेक्शन तो मेरे जाएगा। मैंने कहा लेकिन आपको शर्त यह है कि आपको सारे एक्टर्स मेरे लेने पड़ेंगे, उसके लिए राजी हो। उसी दौरान एक मुलाकात में मैंने ये बात बताई वासुदा को, सत्यकाम की बात। सत्यकाम का जिक्र वासुदा ने ऋषिदा से किया और ऋषिदा इतने प्रभावित हो गए इस बात से सुन के, उन्होंने कहा कि मैं रंजीत से मिलना चाहूँगा। वो उन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई हैं ऋषिदा ने, लेकिन उन सबकी उस लॉट में उनकी सबसे प्रिय फिल्म सत्यकाम ही थी। तो उन्होंने कहा मैं रंजीत से मिलना चाहूँगा कि अगर मेरी फिल्म ने एक व्यक्ति का भी जीवन बदल दिया तो मेरा श्रम सार्थक हो जाएगा। और मैं बहुत मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन दुर्भाग्य एक बार ऐसा मिला, मैं कुंदन अनिल कपूर के से बात करने के लिए खंडाला गए। तो वहाँ यॉर्क्स होटल में हमने भी कौन सा होटल भूल गया, यॉर्क्स है शायद, तो हमने भी रूम ले लिया। तो सुबह सुबह हम अनिल के कमरे में बैठे बातचीत कर रहे थे, इतने में बेल बजी, तो हम लोग खड़े हो गए, दरवाजा खोले तो वासुदा अपना ऋषिदा। मैंने पैर छुए, नमस्कार नमस्कार हुआ। तो मैंने कहा दादा मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, वो फाइनल करके लोकेशन है, मैं बोल के आता हूँ, फिर नाश्ता साथ साथ करते हैं, फिर आप बात कीजिएगा। मैं उनको ये नहीं कह पाया कि मैं वही रंजीत कपूर हूँ, सत्यकाम वाला। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, समय है, बाद में बात कर लेंगे। इत्तेफाक से ऐसा हुआ, कुछ देर के बाद फिरोज नडियाड वाले हमारे प्रोड्यूसर थे, उनका बॉम्बे से फ़ोन आ गया, नहीं अर्जेंट वापस आओ। वापस भाग के आना पड़ा, फिर बाद में मिल लेंगे। फिर राज्य के असिस्टेंट थे जो मुझे उसकी बहुत हेल्प मिलती थी, वो है अशोक रावत। वो उनके साथ उन्होंने 18 साल काम किया था ऋषिदा के साथ। वो उनके बहुत बड़े पारिवारिक मित्र थे, शागिर्द थे, शिष्य थे, और बहुत ही डेडिकेटेड शिष्य थे। वो उनके घर में जाते आते थे। तो मैं उनसे कहा था कि मैं मिलना चाहता हूँ, उनको भी कहानी बताया, आइए उनको मिलकर दादा को बहुत खुशी होगी। मैंने कहा अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलूँगा, अच्छा अगली बार चलूँगा। ये करते करते वो दादा चले गए। ऐसा ही हुआ मेरे साथ, लेकिन उस पर कम से कम मेरी मुलाकात हो गई थी, 2 बार मुझसे मुलाकात हुई विजय आनंद से। ये उस आखिरी पीढ़ी के ये 2 डायरेक्टर्स थे जिनको मैं बहुत मान देता था, मैं उनके काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। दूसरे थे विजय आनंद। लेकिन विजय आनंद से एक बार लंबी एक घंटा मुलाकात हुई, और फिर इस शर्त के ऊपर मैंने कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ, अगली मुलाकात मुझे आपसे करनी है क्योंकि कल मुझे दिल्ली जाना है, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम, अब मैंने आपको बहुत टाइम ले लिया। मेरी बेटी गुरुषा, मेरा दामाद विक्रम भी वहीं थे। तो मैंने कहा, कहते एनी टाइम रंजीत, एनी टाइम, मुझे कभी भी आ जाओ। मैंने कहा मैं आता हूँ, मैं 15 दिन के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद लौट के आता हूँ, क्या आ जाओ। और मैंने कहा मैं अब आपकी रचना प्रक्रिया के बारे में बात जानना चाहूँगा। इत्तेफाक ऐसा कि जब मुझे दिल्ली से चलना था, उसके 3 दिन पहले मैंने अखबार में खबर पड़ी वो गुजर गए। तो वापस मैं मुनीर नियाजी की जो नज़्म है मैं देर कर देता हूँ। तो ये मेरे साथ ज़िंदगी में जो इसका जो वो रहा। तो इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ, जब मैं अपने किसी को बोलता हूँ कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अभी देखिए ना, ओमपुरी मुझसे छोटे थे 1.5 साल, वो चले गए। ऋषि जी वो भी मुझसे छोटे थे, और ज़्यादा छोटे, और इरफान तो और भी ज़्यादा छोटा, ये सब के सब चले गए। तो मुझे लगता है कि अब मैं कब तक, अभी मैं 9 जून को 72 का हो जाऊँ, तो मैं कितने दिन और जीऊँगा। तो अब जितना है कह लो। तो चलते चलते एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको। मैंने एक प्ले किया था टॉम स्टॉपर्ट का, ग्रेट राइटर, उसका मैंने प्ले किया था एंटर ए फ्री मैन। तो उसमें एक जो प्रोटैगनिस्ट है वो अपने आप को इन्वेंटर समझता है,
और सुबह से लेकर रात तक वो अपनी लैब में लगा रहता है, कुछ ना कुछ इन्वेंट करता है। लेकिन उसके इन्वेंशन अजीब हैं, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हैं। उसने ऐसे बॉटल ओपनर बनाया है जिसके बॉटल टॉप भी दुनिया में अभी तक नहीं बने। या उसने एक ऐसा एपरेटस बनाया है कि वो मशीन गन में फिट कर दो, जिस वक्त गोलियाँ चल रही होंगी उसी गर्मी से उस पर चाय बन जाएगी। अब उसको ये समझ में नहीं आती कि गोलियाँ चल रही है, इसका मतलब सैनिक जो है युद्ध में, उस पर तो चाय का कौन उसको सरोकार रहेगा। फिर अब उन्होंने एक लिफाफा बनाया है जिसकी दोनों तरफ गोंद लगाई, जो दो दो बार इस्तेमाल हो सकता है। अब उसको ये समझ में नहीं आती कि अगर हमने एक पोस्ट कर दिया और दूसरा खोलेगा उसको तो लिफाफा फट जाएगा, वो कैसे इस्तेमाल होगा इसका। खैर था मेरा ये वो ऑफर हो रही है, एक मिनट जल्दी इस बात ख़त्म करूँ। तो उसमें लड़की है कि इसको लो पावर में चली गई है ये, अच्छा हाँ। तो उसमें बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, लड़की जो है लिंडा, ये कहानी है, उसका लोकेल है वो यूके लंदन। तो वो जॉब करती है और ये उससे हर हफ्ते पैसे लेती है उधार। उसको एतराज़ नहीं है, उनको देती है, लेकिन वो लिखते हैं डायरी में, अब इतने हो गए तेरे। तो वो ये कहता है कि भाई जैसे मेरा कोई पेटेंट हो जाएगा, मेरा इन्वेंशन, तो मतलब करोड़ों में खेलूँगा। तो क्या है, देखा नहीं, उसको मालूम है कि ये कुछ नहीं कर सकते। एक दो बार उन्होंने उससे कहा आप एम्प्लॉयमेंट उसमें अपना नाम क्यों रजिस्टर कराते? उनका बात तो वो लोग कराते हैं जिनके पास काम नहीं होता, मेरे पास तो बहुत काम है। तो इस तरह कहते। तो उसमें एक जो इतनी बड़ी भूमिका बनाई ये बताने के लिए, एक दिन लड़की भी बहुत अपने जिस बॉयफ्रेंड पे बहुत विश्वास करती थी, पता लगा वो ऑलरेडी मैरिड था, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था। तो पुलिस ने उसको अपने पेपर्स जो है प्रोड्यूस करने को कहा, तो उससे उसको पहली बार पता लगा कि जो जिसको इतना प्यार करती है वो ऑलरेडी मैरिड से छुपाई हुई बात। तो शी इज़ वेरी हार्ट ब्रोकन और अपनी माँ के साथ झगड़ रही है, बातचीत कर रही है। इसमें जिक्र फिर फादर का भी आता। तो उस समय कहती है अच्छे खासी नौकरी करते थे और उनको क्यों उन्होंने छोड़ दी? तो माँ कहती है मैंने कहा था। वो शॉक्ड हो जाती है, आपने कहा था नौकरी छोड़ने के लिए? हाँ, क्यों? आपको विश्वास था इनके इन्वेंशन पर? कहती नहीं, फिर क्यों किया आपने ऐसा? वो कहते हैं जिसको हर हाल में नाकाम ही होना है, बेहतर ऐसे काम में हो जो उसे पसंद है, जो वो एंजॉय करते। तो मैंने भी लाइफ में जो भी किया है वो एंजॉय किया है और मैं चाहता हूँ मेरे एक्टर्स भी एंजॉय करें। आप मेरे पुराने एक्टर्स जो है आप उनसे पूछिए। हाँ, तो मेरे पुराने जो भी मेरे एक्टर जिन्होंने मेरे साथ काम किया वो इस स्वभाव को जानते हैं कि मैं डायरेक्टर तो हूँ ही नहीं, अपने आप को मानता ही नहीं, जैसे मैं अपने आप को लेखक भी नहीं मानता। मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं सिलेक्टर हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया। तो मैं कभी अपने एक्टर से ये नहीं कहता हूँ कि कल तुम्हारे हाथ में स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए, तुम्हें डायलॉग हो जाना चाहिए। मैंने कभी उन पर शाउट नहीं किया, मैंने कभी उन पर स्क्रिप्ट नहीं फेंकी, कभी अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाला। मैं कहता हूँ, अब जैसे वो कहते हैं आप सर, जब मैं हम रहे ना हम कर रहा था, तो मेरा बहुत असिस्टेंट था उसमें, बहुत प्यारा चक्रवर्ती रुद्रदीप। तो वो जानबूझ के फ़ोन ऐसे घंटे बजाता था सबसे, ताकि सब लोग सुन लें, और बोलता था हाँ यस सर, हाँ रिहर्सल करना है सर, ठीक है, हाँ हाँ आराम से आइए। तो वो एक्टर्स में फियर डालने के लिए कि मैं आ रहा हूँ, ऐसा किया करता था। उसके बाद में मुझे दे भी लिया। मैं वो व्यक्ति हूँ जो आंटी को तहखाना कर रहा था, तो उसके कास्ट से जितने जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें मेन तो ये है अपना जीशान अयूब, और उसके साथ ही पद्मा और आरशी, और ये अपना जॉनी बोलता हूँ, नाम भूल जाता हूँ उसको, पुंज, ये सब लोग थे। और आंटियाँ जो खास थी, रेनू और गुलिस्तान। तो उस दिन हम ओपन में कर रहे थे, सर्दियों के दिन थे। तो बेचारे जो हमारे अमरजीत थे वो इंतज़ार कर लेते भाई जैसे आपके ख़त्म हो तो हम सेट लगाना शुरू करें, और दूसरे दिन शो है। तो मैंने उनसे कहा, एक मैंने कहा चाहिए हो गया, एक इंटरव्यू तो हो गया, चल छोड़। तब से मैंने कहा पैकअप सबका, और आप मैंने कहा आप सेट वेट लगाइए। कहता फिर दोबारा रिहर्सल कब होगी? मैंने कहा नहीं अब नहीं होगी रिहर्सल। तो दिनेश यादव वो मेरा असिस्टेंट था, वो भड़क गया, कहा सर कल शो है, रिहर्सल तो नहीं। मैंने कहा चिंता मत हो जाएगा। मेरा कहने का जो मेरे कुछ ना बोलने का एक बहुत बड़ा ये रीज़न था कि सब के सब जिम्मेदार लोग हैं, सब लोग अपनी घर से एक तरह से बगावत करके थिएटर के अंदर आए हैं। तो वो अपना अच्छा बुरा समझते हैं,
ये थिएटर उनका बहुत पैशन है, उनको मैं क्यों याद दिलाऊं कि ये तुम अल्टीमेटली उन्हीं को तो स्टेज पे जाना है, तो वो ज़्यादा मुझसे ज़्यादा फिक्रमंद वो होंगे। तो मैंने ये कहा सब एक्टर्स से कि जाओ, छुट्टी है, अब फिजिकल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है। गणेश जी उस दिन बहुत थक गए थे सर। मैंने कहा बात मत करो, टीवी मत देखो, खाना खाओ, सो जाओ, और खबरदार स्क्रिप्ट को हाथ मत लगाना। मैं चाहता हूँ कि जब तुम कल आओ तो तुम मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा चार्ज होगे, अटैक करोगे यार, जो आज हो रहा है। आप इतने दिन से अगर थिएटर आपने नहीं किया है, तो कहते इस वक्त आप छटपटा रहे हैं, आप पूरी तरह से अंदर से चार्ज हैं कि किसी तरह से आपको एक आउटलेट मिले और बाहर आए। तो वो थोड़े से समय के लिए मैं यही करता, तो उनको मैंने रोक दिया था। और मैंने ये तक कह दिया था, अगर दिनेश जो है, अगर खबरदार दिनेश, इनको मतलब मजबूर मत करना। और मैंने कहा कि ये करें तो मैं गेस्ट हाउस में हूँ, मुझे फ़ोन कर लेना। दूसरे दिन शो हुआ, सुपर हिट प्ले हुआ, सर्दियों के दिन 6 दिसंबर का महीना। उसका आउटकम एक बहुत अच्छा जो ये हुआ कि बरेली से डॉक्टर ब्रजेश सिंह, उनका भी मेरे जीवन में बहुत, मैं बता रहा हूँ, मेरे जीवन में इतने लोगों, हर एक से मैंने सीखा है, आज भी सीखा, इन सब से सीखा है। तो इसलिए मैं कोई ऐसी क्लास नहीं ले सकता कि जहाँ मैं कुछ सिखाऊँ। मैं तो खुद सीखता हूँ, मैं अभी तक सीख रहा हूँ, मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ। तो ब्रजेश सिंह जो है, उन्होंने मुझे बताया कि सर, बाद में उससे परिचय नहीं हुआ, उसी के माध्यम से बाद में परिचय हुआ कि सर हम ठिठुर रहे थे, घास पे बैठ के जगह नहीं थी क्योंकि कम ऑडियंस ज़्यादा थी, अलाव जल रहे थे, लेकिन दिसंबर का महीना दिल्ली ऊपर कड़क थी, सर्दियों में उन्होंने वो प्ले देखा था, और वहाँ से उन इतने ज़्यादा प्रभावित हुए तो उन्होंने मुझे बुलाया बरेली। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए एक वर्कशॉप कीजिए, और फिर हमारे लिए यहाँ एक रेपर्टरी हम बनाना चाहते हैं। वो सब कुछ मैंने किया, सिवाय हॉल जो उनका जगह थी उसको कन्वर्ट करना था हॉल में। तो उस वक्त मैं बॉम्बे में था, तो मैंने फिर अशोक सागर भगत का नाम लिया। अशोक सागर भगत साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। मेरे जितने एक्टर्स हैं सब मेरे प्रिय, जिनके साथ मैंने काम किया, एक एक का नाम क्या गिनाऊं, तो है, तो वो सब मेरे प्रिय रहे हैं। और अशोक सागर भगत साथ मैंने बहुत काम किया है। उसने फिर उसको बहुत खूबसूरत वहाँ डिज़ाइन किया विंडो मेयर थिएटर, और उनके जो जितने कलाकार हैं उनके साथ फिर मैंने प्रोडक्शन भी किया। सही अपना सब ठाट पारा जाएगा, तो सब ठाट पारा जाए में वही थी। बर्तुलुशी ने एक जगह कहीं कहा था कि कोई डायरेक्टर पूरी ज़िंदगी एक ही फिल्म बनाता रहता है। एक ही फिल्म मतलब लिटरली नहीं, मतलब ये कि उसकी जो बेसिक थीम होती है वो वही होती है। तो मैं भी एक ही तरह का प्ले, एक ही प्ले करता रहा हूँ। तो उसका एक दूसरा पक्ष था, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, उसमें एक फैमिली है। मदर जो है वो अपने आप को प्ले राइट समझती है, लिखती है बड़े लगन के साथ। बड़ी बेटी है वो डांसर अपने आप को समझती है, उसका जो हस्बैंड है वो अपने आप को बहुत बड़ा म्यूजिशियन समझता है, परकशनिस्ट समझता है। और उनके जो लड़की के फादर है वो कभी बनना चाह रहे थे, आर्किटेक्ट नहीं बन पाए, लेकिन अब वो पटाखे बनाते हैं। तो सब किसी न किसी इसमें मुब्तला है, अपनी अपनी हॉबी में, सब एक दूसरे को लाइक भी करते हैं, सब मीडियोकर है। कोई उनके अंदर कुछ नहीं है ऐसा कोई सेलियन फीचर जो लगेगा ये बहुत बड़ा, ये डांसर बहुत बड़ी डांसर बन जाएगी ना। नाना जी जो है हेड ऑफ द फैमिली, उनका यही कहना है कि वो खुश रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वरना जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए उसमें जो फैमिली आती है उनके पास खुशी नहीं है। तो वो पैसा, वो आधुनिक संसाधन किस काम के कि अगर आप खुश नहीं हैं। तो ये जो एक थीम है मेरे लाइफ की, एक रिकरिंग थीम है, मैं हर प्लेस से सीखता हूँ। जैसे मैंने कहा कि बेगम तकिया में जैसे एक डायलॉग है कि पीरा जो है वो परेशान है और कर्ज में डूब गया है, उसको कर्जा चुका, क्योंकि बाबा ने पैसे दिए तो ख़त्म हो गया, तो जा रहा है। तो कतरा शाह जो उनके शागिर्द हैं, ये जंगल में हैं, तो वो आके बोलता है दरिया शाह अपने गुरु को कि हुजूर पीर शाह जा रहे हैं, तो ध्यान उन्हें पहुँचना है। वो उसी राह जा रहे हैं, पसंदीदा राहें ही सही राहें होती हैं, लेकिन हुजूर ये अमल तो पीर शाह की परेशानी का बायस हो सकता है। तो कहते हैं पीर शाह माने तो परेशानी है। तो ये जुमला मैंने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, मेरी पत्नी ने उतार लिया, पीर शाह माने तो परेशानी है। तो जीवन क्या है? जीवन ये है कि आप उसको जितने आनंद से गुजार सकें। और वापस आनंद जो है वो मेरी रिकरिंग थीम है। मैं अपने चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद
मैं मतलब मेरे जो एक्टर्स हैं सब कुछ मुझे उतना सम्मान नहीं देते हैं जितना उनको देते हैं, जो शाउट करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, उनको ऊपर स्क्रिप्ट फेंक के चले जाते हैं। शायद उनको वो अधिकार, जो अथॉरिटी होती है लोग जो यूज़ करते हैं, उनको शायद उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये शिकायत नहीं है, हो सकता है मेरा भ्रम हो, क्योंकि मुझे प्यार तो बहुत करते ही मुझे पता है। तो मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद सिर्फ मुझे इस तरह से याद किया जाए कि ये एक डायरेक्टर था जो अपने काम को का आनंद लेता था, मज़ा लेता था, और अपने एक्टर्स को भी मज़ा दिलाता था। बस इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मुझे बर्दाश्त किया। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। नमस्कार।